हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? ये सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस फास्ट ट्रैक कम रिवीजन सीरीज के अंदर में जिस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे और उसका अंत भी करेंगे, उस चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के इस नोट्स को, जिससे मैं आपको अभी क्लास लेने वाला हूँ, उसको तैयार किया बच्चे। इस नोट्स को आप डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे, क्योंकि सेम नोट्स एग्जाम के टाइम पे 5 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने में आपको हेल्प करने वाला है। एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल, एक एक एमसीक्यू जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सबको मैंने इस क्लास के अंदर में कवर किया है। आइए शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के इस फास्ट ट्रैक में पूरे चैप्टर का कंप्लीट कंप्लीशन। मेरे बच्चे, इस आप जानते हैं कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है। सपोज दैट, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा लिमिटेड। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि टाटा एज ए होल, पूरे एक कंपनी का प्रॉफिट जानना कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या नहीं कमाया। अगर मान लो इस कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, एक आपका सपोज दैट आपका स्टील और एक आपका मोटर्स। अगर 2 डिपार्टमेंट हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट कितना आया, इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का स्टडी करते हैं। यानी कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या करेगा जी? एक कंपनी के अंदर में 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन सबका अलग अलग प्रॉफिट को निकालना हमें चैप्टर आपको सिखाता है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या करने वाले हैं कि मैंने एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। ये फॉर्मेट ये मानते हुए कि अगर इस कंपनी के मान लो 2 आपके डिपार्टमेंट है, एक स्टील और एक मोटर्स, तो मेरे बच्चे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 डिपार्टमेंट आपके पास हैं तो दोनों का अलग अलग हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो दोनों का हर एक चीज़ हम अलग अलग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेज हो गया, फैक्ट्री तक के सारे खर्चे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके हो गए, इधर सेल्स हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ लिखेंगे। जितने भी एक्सपेंसेज आपके इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि फैक्ट्री के बाद के सारे खर्चे, उनको यहाँ लिखेंगे और फिर आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक ही वर्ड है, इंटर ट्रांसफर, जिसके ऊपर में पूरा का पूरा चैप्टर क्या करता है? घूमता है। एग्जामिनर कोई परेशान करेगा तो इंटर ट्रांसफर पे आपको परेशान करेगा। इंटर ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे टाटा कंपनी के 2 डिपार्टमेंट हैं। मोटर्स डिपार्टमेंट को, मोटर्स यानी कि ट्रक कार बनाने के लिए अगर स्टील की रिक्वायरमेंट है तो ये बाहर वालों से परचेज करने के बजाय क्या करेंगे? स्टील डिपार्टमेंट से ही ले लेंगे आपका। तो अगर स्टील डिपार्टमेंट ने मोटर्स डिपार्टमेंट को कुछ स्टील दिया है ना, कि लो जी आप यूज करो, तो उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रांसफर। इंटर ट्रांसफर यानी कि कंपनी के अंदर ही 2 डिपार्टमेंट के बीच में आपका ट्रांसफरिंग हुआ है। इसमें बिल्कुल भी डाउट ना हो कि जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है, जैसे स्टील डिपार्टमेंट ने क्या किया? मोटर को ट्रांसफर किया, तो किसने गुड्स दिया है बच्चे? स्टील ने। स्टील क्या करेगा जी? उसको अपना सेल ट्रीट करेगा, अपना सेल ट्रीट करेगा। और जिसने लिया यानी कि मोटर क्या करेगा? उसको परचेज यानी कि अपना एक्सपेंस ट्रीट करेगा और डेबिट में उसको दिखाएगा। ठीक है ना? सेम अगर मोटर ने कुछ स्टील को दिया है तो मोटर सेल ट्रीट करेगा और आपका जो स्टील डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा जी? परचेज ट्रीट करेगा। तो मेरे बच्चे, इसी एक वर्ड पे पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। खैर, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, मैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगा, रिवाइज कराऊंगा। फिर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेज होते हैं उसको माइनस करके हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, इन दोनों ही डिपार्टमेंट का अलग अलग निकल के आया है। अब इसके बाद हमें ये जानना होता है कि चलो जी, एक डिपार्टमेंट ने इतना प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने इतना कमाया, कंपनी ने एज ए होल कितना कमाया, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ बनाते हैं जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस जनरल प्रॉफिट लॉस में क्या होगा बच्चे? स्टील डिपार्टमेंट का, मोटर्स डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है, उस प्रॉफिट को पहले हम यहाँ पे लेकर आते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, और इसके बाद उन खर्चों को हम यहाँ पे और माइनस करते हैं जिन एक्सपेंसेज को अभी तक हमने ऊपर तक यानी कि यहाँ तक नहीं दिखाया।
वो कौन से खर्चे होंगे? जिन खर्चों का मेरे बच्चे अगर हम यहाँ पे स्टील एंड मोटर्स डिपार्टमेंट में क्लियर कट या किसी रेशियो में अगर हम एलोकेशन नहीं कर पाए, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन खर्चों को हम क्या करते हैं? जनरल प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। अक्सर वो खर्चे होते हैं जनरल प्रॉफिट लॉस में आने वाले जो आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े खर्चे होते हैं। जैसे कि अब देखो ना, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि जनरल एक्सपेंस यानी कि ऑफिस के खर्चे जो कलेक्टिवली हो रहे हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, मान लो एक अकाउंटेंट है जो कि दोनों ही डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग कर रहा है, और अब हम उसके एक्सपेंस को कैसे दोनों में डिवाइड करें? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में रेशियो बताता है तो उस रेशियो में करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? टेंशन नहीं लेते हैं, हम जनरल प्रॉफिट लॉस में उसको दिखा देते हैं। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, ऑडिट चार्जेज हो गया, जो ऑडिट चार्ज आप किसी कंपनी का जाके एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, मान लो कि आप ऑडिटिंग करते हो तो पूरे कंपनी का करते हो ना बच्चे, तो उस केस में आपके चार्जेज को हम दोनों में कैसे डिवाइड करें? तो कोई बात नहीं, हम जनरल प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। बस एक ही बात याद रखना, जिसका एलोकेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम क्या करेंगे? जनरल प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। एग्जाम में कोई सिरदर्दी नहीं होता, वो बहुत आसानी से क्या होगा जी, क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि भैया हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको यहाँ दिखा दीजिए आप, है ना, हमने पढ़ा हुआ, हम रिवीजन भी कराएंगे, चिंता नहीं करेंगे। इस जनरल प्रॉफिट लॉस में बस एक चीज आपको यहाँ देखना होगा, टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आपका डिपार्टमेंट एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक। इसी पे आपको पता है कि पूरे चैप्टर की कहानी चलती है, इसका बहुत अच्छी तरीके से मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। फिलहाल इसको छोड़कर मैं पहले आपको इस पॉइंट पर लेके आता हूँ कि अगर कोई मान लो इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे वेजेज हो गया, जैसे यहाँ पे सैलरी हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे रेंट आपका हो गया, ये जो खर्चे हैं, इन खर्चों को अगर मान लो एग्जाम में क्या करता है कि दोनों डिपार्टमेंट में कितने कितने खर्च हुआ है वो साफ साफ अलग अलग बताएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अलग अलग ना बता के इकट्ठा बताता है, लेकिन वो इकट्ठा बताने के साथ साथ मेरे बच्चे कोई रेशियो आपको देता है, कहता है कि आप रेशियो सिलेक्ट कर लो और इनमें से जो बेहतर रेशियो लगता है उस रेशियो में क्या करो? दोनों को डिवाइड कर दो। जिनके ऊपर में कोई रेशियो लगता ही नहीं है उसमें टेंशन थोड़ी, हम कहाँ दिखाते हैं? जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो फिलहाल मैं बात करूंगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो एग्जाम में क्वेश्चन में कलेक्टिवली आपको दे दे और आपको क्या करना, इन दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है, तो उसका हम रेशियो कैसे सिलेक्ट करते हैं ये मैंने दिया है, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। मैंने कहा कि भैया अगर बेसिस ऑफ एलोकेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो आपका वेजेज है और वेजेज मेरे बच्चे कह दे कि 2:1 में डिवाइड करो, वो कह दे 3:1 में डिवाइड करो, तब तो टेंशन ही नहीं है ना। अगर वो बता देगा तो हम उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो वही कहा कि अगर बेसिस ऑफ एलोकेशन आपको दिया है तो फॉलो द सेम। लेकिन मेरे बच्चे बेसिस ऑफ एलोकेशन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको फॉलोइंग बेसिस कैन बी यूज्ड, यानी कि ये बेसिस आपको दिया होगा तो आप इस जगह पे इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि वेजेज का अगर हमें डिवीजन करना है तो मेरे बच्चे कंफर्म्ड है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम वेजेज पे करते हैं वो दोनों डिपार्टमेंट का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बता रहा होगा, हम उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। सैलरी का अगर डिवीजन करना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन बता रहा होगा, हम उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। रेंट अगर डिवाइड करना है तो एरिया ऑक्यूपाइड बता रहा होगा, या तो एरिया ऑक्यूपाइड बता रहा होगा या रेशियो ही कहेगा कि भैया रेंट इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो अगर वो कह दिया तब तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? एरिया ऑक्यूपाइड में डिवाइड कर देंगे। एडवर्टीजमेंट का खर्च हमेशा सेल्स टू आउटसाइडर्स के बेसिस पे होता है। सेल टू आउटसाइडर्स मतलब कि जैसे कि आप देखो ना, यहाँ पे सेल आपका क्या है, ये अगर हम देखें दोनों डिपार्टमेंट का तो सेल टू आउटसाइडर्स है। ये जो इंटर ट्रांसफ़र है ये भी तो हमारा सेल है ना, लेकिन इंटर ट्रांसफ़र करने में कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं लगता, इसलिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को जब भी डिवाइड करना होगा तो सेल्स टू आउटसाइडर यानी कि इस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने एक क्लास में क्वेश्चन किया भी था अच्छी तरीके से इसको समझने के लिए। इसके बाद मेरे बच्चे कमीशन ऑन परचेज आपका हो जाए, कैरेज इनवर्ड हो जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाए, ये सारे खर्चे क्योंकि ये परचेज से जुड़े हुए खर्चे हैं तो हम क्या करेंगे? परचेज के रेशियो में डिवाइड करेंगे। जब भी मैं बोलता हूँ ना परचेज या सेल्स, तो याद रखना नेट परचेज या नेट सेल्स, ग्रॉस में नहीं होता। जब भी रेशियो होगा तो नेट परचेज यानी कि अगर परचेज भी दिया है, परचेज रिटर्न भी दिया है तो उसका नेट करके जो आता है हम उस रेशियो में करते हैं। सेल्स भी दिया है और सेल्स रिटर्न दिया तो उसका नेट करके जो अमाउंट आएगा उस रेशियो में हम काम करते हैं। ठीक है ना। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि देखो जी, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन बता दे, ऑफिस एक्सपेंस बता दे, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर कह दे, अकाउंटेंट सैलरी कह दे, वो कह दे कि डायरेक्टर सैलरी आपके हैं,
ऑडिट चार्जेज हैं तो ये सिंपली आपको क्या करना है, जनरल प्रॉफिट लॉस में डिवाइड कर देना है। अगर इनका भी एलोकेशन का बेसिस बता दें मेरे बच्चे तब तो ठीक है, ना बताया तो हमेशा क्या बिना टेंशन के हम जनरल प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। खर्चे आएंगे जरूर, या तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में या फिर जनरल में, बट जहां भी आएगा उसको हम दिखा देंगे। आइए अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट, ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपने जिसके ऊपर में चैप्टर टिका हुआ है और आपने इतने बेहतर तरीके से पढ़ाई भी किया हुआ है मेरे बच्चे, उसका रिवीजन करा देता हूं। और इसका रिवीजन कराने के लिए मैं आपको लेकर आता हूं एग्जाम्पल नंबर 1 के पास। अब मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने रिवीजन ऑफ आपका स्टार्ट किया है, रिवीजन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा कि पूरी कहानी जो हमारी यहाँ पे चलती है वो किसको लेकर चलेगी, आपका अनरियलाइज प्रॉफिट को लेकर। तो मेरे बच्चे जो ये क्लोजिंग स्टॉक में जो आप अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हो और साथ ही साथ जो ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हो, दोनों का निकालने का बिल्कुल सेम तरीका आपका है। तो मैं अब आपको पहले सिखा रहा हूँ कि अनरियलाइज प्रॉफिट का आपका कैसे कंप्यूटेशन होता है। आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे मेरे बच्चे जो गुड्स की ट्रांसफरिंग होती है ना, ये जो गुड्स का ट्रांसफरिंग होता है, जब स्टील डिपार्टमेंट मोटर्स को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफरिंग आपका कॉस्ट पे भी हो सकता है और ट्रांसफरिंग आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। जब हम इंटर ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्ट पे भी होगा, मार्केट प्राइस पे भी होगा। अगर ये इंटर ट्रांसफ़र कॉस्ट पे हुआ है, मतलब कि स्टील को जितना कॉस्ट पड़ा वो उसी कॉस्ट पे आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तब अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब ट्रांसफरिंग आपने क्या किया जी, मार्केट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पे किया है। सेलिंग प्राइस यानी कुछ प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके आपने किया है। इसका लॉजिक रीजन सब हम लोग को पहले से जानते हैं, दोबारा रिपीट करने कोई मतलब नहीं बनता। मेरे बच्चे इन्हीं बातों को आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार किया है, लेकिन एक बार पहले इस पूरे लाइन को पढ़ लीजिए। रिविजन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ unrealized profit in closing stock if inter-transfer has been made at the normal selling price। सेलिंग प्राइस पे अगर ट्रांसफरिंग हुआ है तो फिर ये कैसे निकाला जाएगा, आइए फटाफट देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में आपका रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका यहाँ पे सीओसी को यहाँ पे माना कि कंपनी है जी, और सीओसी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, कि जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए ने क्या किया, 8 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल। अब इस 8 लाख में बच्चे 2 लाख का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपीज़ में गुड्स किसको बेच दिया, डिपार्टमेंट बी को, है ना। ये एक सिंपल सा कंटेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला रखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ए ने 8 लाख में गुड्स परचेज किया, 2 लाख का मार्जिन ऐड किया, 10 लाख में क्या किया, डिपार्टमेंट बी को बेच दिया। डिपार्टमेंट बी ने परचेज किया बच्चे फ्रॉम ए, क्योंकि इन्होंने सेल किया तो उन्होंने परचेज किया, कितने का आ गया, 10 लाख रुपीज़। इन्होंने 5 लाख रुपीज़ और उन गुड्स पे खर्च किए और गुड्स बनने में टोटल कॉस्ट इनके पास कितना हो गया, 15 लाख रुपीज़। इस 15 लाख में से मेरे बच्चे कुछ गुड्स, सम गुड्स कितने थे कुछ भी मतलब नहीं बनता, कुछ गुड्स उन्होंने क्या किया, 21 लाख में बेच दिया। एज्यूम क्या फिगर मैंने लिया, मुद्दा ये है कि इसमें से कुछ गुड्स इनके पास बच गए हैं जो कि 4 लाख रुपीज़ के हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। इसमें कहीं कोई डाउट ना हो कि जो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी है, वो बी का कॉस्ट ही तो होगा, क्योंकि बी ने मेरे बच्चे 10 लाख में परचेज किया था, 5 लाख रुपीज़ और उसने खर्चे किए, तो ये तो बी के सारे कॉस्ट है ना। तो ये 4 लाख क्या हुआ कि आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी आपका हो गया। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भैया एक काम करो कि एक तो आप निकालो कि कंटेंट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट बी, दूसरा प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डिपार्टमेंट ए ऑन सेल्स, और फिर आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ बी आपका। तो मेरे बच्चे हमें ये 3 चीज़ निकालने हैं, जल्दी से आइए। रिवीजन क्लासेस सारी बातें आप जानते हैं, बस रिकॉल करा रहा हूँ। अगर कंटेंट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट बी हम लेते हैं तो कंटेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, कंटेंट रेशियो का मतलब होता है बी के टोटल कॉस्ट में जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके पास टोटल जो हुआ, उनमें से उन गुड्स का कंटेंट जो डिपार्टमेंट ए के पास से आया था विथ प्रॉफिट मार्जिन। ए ने सेल किया था ना बच्चे, आपने परचेज किया तो इन्होंने क्या किया था, सेल किया था। तो कंटेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि इनके टोटल कॉस्ट कितना यहाँ पे 15 लाख, बी के टोटल कॉस्ट में यानी कि 15 लाख में से जो गुड्स
डिपार्टमेंट ए के पास आया था, उसका कंटेंट कितना है 10 लाख रुपीज आपका, है ना। 10 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, यानी कि हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं 2/3। 2/3 का मतलब कि अगर टोटल कॉस्ट यहाँ पे 3 रुपीज़ का लगता है तो जो गुड्स ए के पास से आया है वो कितना उसका कंटेंट है जी 2 आपका है ना, 2 आपका, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन हम क्या लेंगे डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हम किस पे लेते हैं बच्चे, सेल्स पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए ने क्या किया था, ये 10 लाख जो आपने परचेज किया ना, हमने सेल किया है, तो जब भी हम मार्जिन लेंगे तो हम सेल्स पे लेते हैं। जल्दी बताइए, डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 2 लाख रुपीज। तो डिपार्टमेंट ए ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया जब इन्होंने सेल कितने रुपए का किया है 10 लाख रुपीज का। तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख ये आपका निकल के आ गया। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में निकालना है तो 2/10 या कह दो 1/5 आपका। 1/5 का मतलब कि 5 रुपीज़ का अगर सेल करता हूँ तो 1 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे जल्दी बताइए, अब आपका यहाँ निकालना है अनरियलाइज प्रॉफिट। हम कैसे निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट? किसके स्टॉक में निकाला जाएगा, बी के स्टॉक में। तो आप एक तो क्लोजिंग स्टॉक लीजिए आप यहाँ पे बी का क्लोजिंग स्टॉक। मेरे बच्चे, अगर हमने बी का क्लोजिंग स्टॉक लिया तो कंटेंट रेशियो भी किसका लेते हैं, बी का, और बी का कंटेंट रेशियो कितना है 2/3, तो 2/3 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बी का क्लोजिंग स्टॉक तो बी का कंटेंट रेशियो, इसका मतलब हो गया 4 लाख में से जितने गुड्स ए के पास से आए हैं उनका अमाउंट आपका वो कंटेंट रेशियो को मल्टीप्लाई करके आ गया। और इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन किसका लेते हैं, ए का। मार्जिन कितना बता रहा है 1/5 आपका। 1/5 क्या है जी, ए का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है। तो जरा बताओ ये अमाउंट आपका कितना निकल के आ गया, जिसका क्लोजिंग स्टॉक उसका कंटेंट रेशियो, उसी का कंटेंट रेशियो, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्या लेंगे, जिसने गुड्स दिया था। तो ये आ गया मेरे बच्चे 53,333.33 आ रहा है, तो राउंडिंग अप में इतना अमाउंट निकल के आ गया। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे ऐसा हो नहीं सकता मेरे बच्चे। फिर भी यहाँ पे कुछ बातें मैंने क्लास में आपको समझाई थी, उन बातों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 देखेंगे आप। कंटेंट रेशियो किसका लेंगे, डिपार्टमेंट बी का। पिछले वाले एग्जांपल से लिंक कर रहा हूं। कंटेंट रेशियो किसका लिया, बी का। तो बी का कंटेंट रेशियो लेते समय क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी के टोटल कॉस्ट में जितने इंटर ट्रांसफर फ्रॉम ए हुआ था हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी होता है इसको लेकर मैंने कुछ नोट्स लिखा है, यहाँ पे स्टार मार्क है, कुछ नोट्स लिखा हुआ है कि जब भी हम टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी लेते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं इन दिस टोटल कॉस्ट आपका। इस टोटल कॉस्ट में हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं उसका क्लास में ऑलरेडी आपका मैंने डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ बस आप ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी में जो गुड्स डिपार्टमेंट ए के पास से आए हैं उनका जो रेशियो होता है हम उसको कंटेंट रेशियो बोलते हैं। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ बी लेते समय हम बी का ओपनिंग स्टॉक टोटल कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, प्रॉफिट मार्जिन हम किसका लेंगे, ऑफ डिपार्टमेंट ए, जिसने गुड्स सेंड किया था। तो रेशियो क्या होगा जी, उनका ग्रॉस प्रॉफिट जितना उनका होगा डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 आपका। यहां भी एक बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल सेल्स जब यहां पे लिया जाएगा तो टोटल सेल्स में सेल्स टू आउटसाइडर्स एंड साथ ही साथ इंटर ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस, मतलब कि मेरा सेल्स कितना है, किसका जी, डिपार्टमेंट ए का। अगर क्वेश्चन के अंदर में ए ने क्या किया, सेल किया है आउटसाइडर को और साथ ही साथ क्या जी, इंटर ट्रांसफर, तो जितने भी सेल उन्होंने किया आउटसाइडर वो भी प्रॉफिट के साथ है, और जो इंटर ट्रांसफर क्या होगा सेलिंग प्राइस पे मतलब प्रॉफिट के साथ, उन दोनों को मिला के हम टोटल सेल्स लेते हैं। अगर इंटर ट्रांसफर दो तरीके का दिखता है, सेलिंग प्राइस पे भी कॉस्ट प्राइस पे भी, तो यहाँ पे कॉस्ट वाला नहीं लेंगे बच्चे, सिर्फ सेल वाला लेंगे, क्योंकि सेल्स के साथ जो है उसी में प्रॉफिट छिपा है। तो टोटल सेल्स में सेल्स टू आउटसाइडर प्लस इंटर ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। एक बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही ये क्लास आपका खत्म होगा आप उसी टाइम पे अपने रेगुलर क्लास में, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, चाहे अपने सेल्फ स्टडी करते समय जितने टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, एक बार मेरे बच्चे आप उसको नज़र डाल देना। नज़र डाल दोगे ना तो सारी बातें आपको रिकॉल हो जाएंगी। इन सब पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हो वो ऑलरेडी आपको क्लास में किए गए हैं। आइए एक चीज़ और, आपको पता है कि जब हम यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट को आपका निकालते हैं तो जैसे कि आपका हमने क्लोजिंग स्टॉक का निकाला मेरे बच्चे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसका अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। तो आपको जैसे क्लोजिंग का निकालते हैं हम ओपनिंग का भी निकालते हैं।
क्लोजिंग का निकालते हैं, ओपनिंग का भी। आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, तो जब ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हमें पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट को निकालने के लिए पिछले साल का हमें कंटेंट रेशियो और पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है। एग्जाम में क्या होगा, पिछले साल का कंटेंट रेशियो प्रॉफिट मार्जिन या तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया मेरे बच्चे तो मैंने आपको बताया है कि जो करंट ईयर में कंटेंट रेशियो एंड जो प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है हम वही पिछले साल मानते हुए ओपनिंग स्टॉक से लोड अलग कर लेते हैं। और इसी बात को मैंने यहाँ पे नोट के रूप में भी दे दिया ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, वाइल कैलकुलेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो कि क्लोजिंग स्टॉक था ऑफ द लास्ट ईयर। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इफ कंटेंट रेशियो एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, वी एज्यूम कंटेंट रेशियो एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों क्या है आपके सेम है। तो दोनों सेम मान तो फिर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, मतलब इसी को पिछले साल लेके चलते हैं। इन सारी बातों का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कराने के लिए मैंने क्वेश्चंस कुछ रखे हुए हैं, हम आएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख ले रिवीजन क्वेश्चन में और फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट वाई। मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे किसका दिखा रहा है, आपका डिपार्टमेंट वाई का, डिपार्टमेंट वाई का, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहता है डिपार्टमेंट वाई का कंटेंट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट वाई, जिसका क्लोजिंग स्टॉक उसी का कंटेंट रेशियो। और प्रॉफिट मार्जिन कहता है कि एक्स का, लेकिन ये कॉस्ट पे दिया है। आपको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन हमें कॉस्ट नहीं, हमें किस पे चाहिए जी, सेल्स पे चाहिए। तो कोई नहीं, कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है तो हम उसको सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। बताओ जरा, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1/5 ऑन सेल आपका हो जाएगा। जिसने गुड्स दिया होगा, ट्रांसफर किया होगा, उसका हमेशा मार्जिन आपको सेलिंग प्राइस पे लेना होता है। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मेरे बच्चे में सोल्यूशन में आ गया, अनरियलाइज प्रॉफिट हमें क्या करना है जी, यहाँ पे निकालना है। देखो ना, हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया वाई का क्लोजिंग स्टॉक, तो कंटेंट रेशियो भी किसका लेंगे, वाई का आपका। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मैंने यहाँ पे गलत लिया है क्योंकि ये कॉस्ट पे और हमें चाहिए सेल पे, तो 1/4 नहीं 1/5 लिया जाएगा। ये आंसर भी गलत है, फिर आपका 19,200 रुपीज़ का आपका आंसर निकल के आ जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट आपका, ठीक है ना। आप इसको देख लेंगे। मैंने सोचा कि अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को करा के रिवीजन खत्म हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो क्यों ना 1-2 क्वेश्चन वैसे करा दूं जो कि हमारे बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में। और उसी कड़ी मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आज जो क्वेश्चन कराऊंगा उसी में से कोई क्वेश्चन दिख जाए आपका। सुनिए ध्यान से, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3, अ फर्म हैड 2 डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड रेडीमेड। क्लोथ्स डिपार्टमेंट, क्लोथ्स वेर मेड बाय द फर्म, इट सेल्स आउट ऑफ क्लोथ सप्लाइड बाय क्लोथ डिपार्टमेंट एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है मेरे बच्चे कि क्लोथ जो भी सप्लाई हो रहा है ना, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंटर ट्रांसफर जो कर रहे हैं, वो हम यूजुअल सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं। हमेशा मैं गारंटी के साथ बता दे रहा हूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बताएगा कि इंटर ट्रांसफर आपका कॉस्ट पे है कि सेलिंग प्राइस पे है। अगर इंटर ट्रांसफर कॉस्ट पे होगा तब तो हम उसमें से कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अलग करेंगे नहीं, अगर वो सेलिंग प्राइस पे होगा बच्चे तभी अलग करने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है ना। तो आपका कहता है कि जरा बताओ, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 2023, मतलब करंट ईयर क्या हो गया 2022-23 का अमाउंट, 31 मार्च का मतलब 22-23 आपका, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रहा है ना, परचेजेज है, सेल्स है, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। मेरे बच्चे हमने क्या किया है, ये 3 लाख का गुड्स हमने किसको ट्रांसफर किया है, रेडीमेड क्लोथ को आपका। दिस इज इंटर ट्रांसफर, आपका ऊपर बता चुका है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। एक्सपेंसेज मैन्युफैक्चरिंग के जो ट्रेडिंग में जाते हैं, सेलिंग यानी कि जो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक फिर आपका दोनों का बता रहा है 2,60,000 का अमाउंट आपका, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक अपना अपना बता रहा है। कहता है कि स्टॉक इन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेज। ये क्या है मेरे बच्चे, ये कंटेंट रेशियो है, यानी कि जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कहता है कि 75% गुड्स कौन से हैं, जो क्लोथ डिपार्टमेंट से आए, क्लोथ डिपार्टमेंट से, यानी कि इनसे जो गुड्स आए हैं। तो 60,000 में ये जो 75% दूसरे डिपार्टमेंट से आया है वही हमारा क्या होता है, कंटेंट रेशियो आपका। क्या बोलते हैं, कंटेंट रेशियो। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर में कंटेंट रेशियो निकालना और प्रॉफिट मार्जिन निकालना वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा।
एग्जामिनर क्या करेगा कि कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन का रेट आपको दिया रहेगा, जब दिया रहेगा तो फिर थोड़े निकालेंगे, हम वही लेके चले जाते हैं। कभी कभी कंटेंट रेशियो खुद बता देगा, तो जो कंटेंट रेशियो बता देगा फिर हम उसी से काम करेंगे, फिर हम एक्चुअल नहीं निकालते हैं। हम वो जो निकालते हैं बच्चे, वो आपका जो फॉर्मूला ऊपर में दिया वो कब, जब क्वेश्चन में नहीं बताएगा तो उसी को लेके चलेंगे। कहता है कि जितने भी आपके पास स्टॉक है, यानी कि स्टॉक के अंदर में, इस स्टॉक के अंदर में कहता है कि 60,000 में जो क्लॉथ डिपार्टमेंट्स है 75 एंड 25% कहता है कि अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या, यहाँ से कोरिलेट कीजिए, उसका मतलब हम क्या निकल के आया जी, जैसे यहाँ देखो कि 10 लाख आया था इस डिपार्टमेंट से, 5 लाख रुपए अदर खर्चे किए थे ना, आपने भी तो कुछ खर्चे किए थे, तो वही कह रहा है बच्चे 75% आया है उनके पास से एंड 25% हमारा कुछ और भी खर्चे। कोई बात नहीं, कंटेंट क्या होता है, ये 75%। कहता है कि क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। क्वेश्चन में मेरे बच्चे जीपी रेट भी दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में जीपी रेट दिया तो वो भी नहीं निकालना, फिर तो काम बन गया। लेकिन सावधानी रहना, ये जीपी रेट आपका करंट ईयर का नहीं है, पिछले साल का है, 21-22। करंट ईयर क्या चल रहा है, 22-23। तो पिछले साल का अगर जीपी रेट दिया हुआ है तो पिछला साल यानी कि ओपनिंग स्टॉक का जब आप निकालोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वहां पे यूज होगा मेरे बच्चे। ध्यान रखना, जो करंट ईयर का कंटेंट रेशियो, करंट ईयर का प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के लिए आप यूज कर सकते हो, अगर पिछले साल का अलग से ना बताया तो। लेकिन पिछले साल का जीपी रेट आप इस साल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल का जो वो आप निकाल सकते हो आप, है ना। तो पिछले साल का जो होगा वो इस बार हम नहीं यूज करेंगे, हम इस साल का करंट ईयर का निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही हो ना, दोबारा सुन लो। करंट ईयर का कंटेंट रेशियो एंड जो प्रॉफिट मार्जिन है हम पिछले साल में यूज कर सकते हैं, अगर पिछले साल का इंफॉर्मेशन ना बताए तो। लेकिन पिछले साल का जीपी रेट, पिछले साल का कंटेंट रेशियो हम इस साल यूज नहीं करेंगे मेरे बच्चे, जब तक वो खुद ना कह दे कि आपको यूज करना है, क्योंकि हम इस साल का जीपी और कंटेंट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कंटेंट तो बता दिया इसने, और ये आपका 15% क्या हुआ पिछले साल का, हम इसको करंट ईयर के लिए नहीं लेंगे। जनरल एक्सपेंसेज एज ए होल कहता है कि 110 है। जनरल एक्सपेंस मतलब जिसका एलोकेशन हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम उसको जनरल प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे मेरे बच्चे। अब हमने शुरू किया, ये लीजिए आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दोनों का ओपनिंग स्टॉक, दोनों का परचेजेज, दोनों के सेल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो इंटर ट्रांसफर किसने किया था, क्लॉथ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दिया था रेडीमेड को, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट इसको क्या करेगा, अपना सेल ट्रीट करेगा, और इसी 3 लाख को आप क्या करोगे जी, अपना परचेज ट्रीट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का बता रहा है, बात खत्म। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्लॉथ में कुछ नहीं है, और रेडीमेड में कितना दिया हुआ, 60,000 का अमाउंट आपका। तो इस तरीके से मेरे बच्चे जीपी आपका निकल गया 4 लाख यानी यहाँ पे 85,000। इस जीपी को हमने यहाँ लिखा, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपको बता रहे हैं, ये सेलिंग एक्सपेंस दोनों का आपका 20 एंड 6, उस 20 और 6 को हमने यहाँ लिखा। तो आप इसको सेलिंग एक्सपेंस लिखना, इनडायरेक्ट नहीं, आप बोल देना जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे। तो हमारा दोनों का क्या हुआ जी, नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को मेरे बच्चे हम कहाँ लेकर आएंगे, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। दोनों का हमने एनपी को यहाँ पे इकट्ठा किया। अब जो वो जनरल खर्चे 1,10,000 बता रहा था उसको हमने यहाँ पे लिखा, और अब आपको नेट प्रॉफिट बिजनेस एज ए होल का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक किसके क्लोजिंग स्टॉक में, किसके क्लोजिंग स्टॉक में, रेडीमेड के, क्योंकि जिसके पास गुड्स बचा हुआ है ना बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट से जो आया था, तो वो आपका कौन है, रेडीमेड। हम इनके क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अलग करेंगे। इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अलग करने के लिए इस क्लोजिंग का इस साइड में, और जो रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक है उसको हम अपोजिट साइड में लिखेंगे, यानी कि इस साइड में आपका। आओ ना हम क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते हैं। ये देखो मैंने आपको बता दिया है, कहता है कि हम निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड। मुझे बताइए हमने क्लोजिंग स्टॉक किसका लिया, रेडीमेड का। कंटेंट रेशियो किसका लिया, रेडीमेड का। बता रहा था 75% था ना यहाँ पे, 75%, वो हमने क्या किया, उठा लिया आपका, ये आपका 75% आपका। तो हमने जिसका क्लोजिंग स्टॉक उसी का कंटेंट, एंड प्रॉफिट मार्जिन किसका लेंगे जी यहाँ पे, जिसने दिया है, यानी कि क्लॉथ डिपार्टमेंट का। ये 4/25 कैसे निकल के आया, ये देखिए आपका यहाँ पे हम प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं जी आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट का। प्रॉफिट देखो जी इसका कितना है, 4 लाख।
इनका सेल्स कितना है, सेल्स का मतलब कि सेल्स टू आपका आउटसाइडर और जो इंटरनल ट्रांसफर हुआ है एट सेलिंग प्राइस, तो 22 + 3 कितना हो गया 25, 4/25 निकल के आ गया। वही मेरे बच्चे यहाँ पर हमने लिखा 4/25, तो आपका कितना आ गया 7200 रुपीज़ का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। सेम काम हमें क्या करना होगा फिर ओपनिंग स्टॉक के साथ भी करना होगा। जब ओपनिंग स्टॉक के साथ करेंगे तो हमने यहाँ पे रेडीमेड का ओपनिंग स्टॉक लिया, कंटेंट रेशियो आपका लिया 75% ही, क्योंकि पिछले साल का अलग से कंटेंट नहीं बताएगा, तो जो करंट में हम वही मान लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा 15% है पिछले साल का, तो हमने 15 लिया, ये वाला यहाँ पे नहीं लिया, ये गलती से 2 बार यहाँ पे इंटू हो गया, एक ही बार इंटू एग्जाम में लिखेंगे, तो कितना आ गया 5625 आपका। मैंने नोट में यहाँ पे आपको बता दिया है, एक बार आप देखेंगे, वाइल कैलकुलेटिंग कंटेंट रेशियो वी डू नॉट कंसिडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, को तो ऊपर ही बता दिया बदमाश, है ना। तो हमने क्या किया जी, जो क्लोजिंग स्टॉक का कंटेंट है उसको यहाँ लिखा, ओपनिंग का यहाँ लिखा, अब आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिलीव कीजिए डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्वेश्चन अगर ट्रिकी बनाएगा तो वो कंटेंट रेशियो के ऊपर ही बनाता है, दूसरा कुछ भी नहीं। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कंटेंट रेशियो के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे 1.5 घंटे का एक लेक्चर मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी है, आप टाइप करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट में संतोष कुमार तो मिल जाएगा। उससे पूरे इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया कि उसका क्यों आके क्रिएशन हुआ, कैसे क्रिएशन हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और आपका 4th नंबर आपका यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, बहुत ज़्यादा चांसेज है। अच्छा उसके पहले एक छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ, चलो आगे कर लूँगा, इस क्वेश्चन के बाद कर लूँगा, मुझे बस याद दिलाना आप कि सर एक बात बताना चाहते थे। 4th क्वेश्चन कहता, पढ़ेंगे, लिख देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्स कोजी प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर 2023 आफ्टर एडजस्टिंग द अनरियलाइज डिपार्टमेंटल प्रॉफिट इफ एनी। अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो आपको उसको अलग करना है, वो अलग कब होगा, जब गुड्स की ट्रांसफरिंग आपका सेलिंग प्राइस पे हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ओपनिंग स्टॉक बता रहा है बच्चे दोनों डिपार्टमेंट का, परचेजेज दोनों डिपार्टमेंट का बता रहा है, सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का बता रहा है, जनरल एक्सपेंसेज, टेंशन मत लेना, जनरल एक्सपेंसेज का एलोकेशन क्वेश्चन बताएगा तो ठीक है, आप डाल देना डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में, नहीं तो फिर हम जनरल प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। डेटर्स क्रेडिटर्स तो आपके एसेट्स लायबिलिटी है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आते नहीं है, ड्राइंग नहीं आएगा, बैंक आपका प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। खैर ये ट्रायल बैलेंस के रूप में था, कोई बात नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए आपका 1,30,000 है, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,30,000, इसमें से कहता है इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 40,000 का है। मैं पहले आपको थोड़ा सा स्लो होकर यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, एक डिपार्टमेंट ए है, दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ कौन है जी, बी है। डिपार्टमेंट ए का मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इन डिपार्टमेंट ए का वो कितना है जी 1,30,000, 1,30,000। इस 130 में कहता है कि जो गुड्स डिपार्टमेंट बी से आए हैं, मतलब कि ए के पास गुड्स बी के पास से आए हैं, जो गुड्स आए हैं उनका कंटेंट कहता है कि 40,000 का है। इसमें से कहता है कि 40,000 के जो गुड्स है ना वो कहाँ से आए हैं, फ्रॉम बी आपका पता ही क्या है। अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग करते थे ना, ये लो 1,30,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो कंटेंट रेशियो 75% है, तो मेरे बच्चे कंटेंट रेशियो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता था ना, वो वैल्यू ही आपको बता दिया 40,000 का अमाउंट आपका। यानी कि ए के क्लोजिंग स्टॉक में बी के पास से जो गुड्स आए हैं उनका कंटेंट बता दिया। ये एग्जैक्टली अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इससे थोड़ा लिंक करो, हमें रिवीजन ठीक से करना है, तो वो क्या है, तो मेरे बच्चे ये देखो आप, ये 4 लाख में 2/3 बी का क्लोजिंग स्टॉक बी का कंटेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ गया, तो 4 लाख इंटू 2/3 ये आ गया आपका 2,66,667। यानी कि बी के क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स ए के पास से आए हैं वो कितने रुपए का है, इतने रुपए का है ना, कंटेंट जो है उनके गुड्स में। मेरे बच्चे वही चीज़ यहाँ पे बता दिया। मैंने कहा ना एग्जामिनर क्या करेगा ना, क्वेश्चन को और सिंपल करते जाएगा, और सिंपल, आप स्माइल पास करते रहना और काम खत्म करना। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 130 का है, इस 130 में जो गुड्स बी के पास से आए हैं उनका कंटेंट कितना है जी 40,000 का, ठीक है।
और कहता है आगे पढ़ना फिर से, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए 130 इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 40,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। ये तो ऑब्वियस बात है ना कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपका ए का होगा वो डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट ही तो होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ऑब्वियस बात है कि इनका जो कॉस्ट होगा दूसरे का सेलिंग प्राइस होता है। खैर आगे बढ़ो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ओहो, अब मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन में क्या क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट बी का भी क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बता रहा है जी? 2,60,000 का। और इस 260 में इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, जो डिपार्टमेंट ए से है वो 90,000 का। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें से जो आपका ए से गुड्स आया हुआ है वो 90,000 का है, यानी कि इनके भी क्लोजिंग स्टॉक में जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया उसका कंटेंट बता दिया। हमें कंटेंट रेशियो मल्टीप्लाई अब नहीं करना, यहाँ पे कंटेंट रेशियो को मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल कंटेंट है ना वो खुद बता दिया। तो हम इसी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और कहता है कि एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी, ऑब्वियस बात है जो क्लोजिंग स्टॉक बी के पास होगा बी का तो कॉस्ट ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे पढ़िए आप यहाँ पे, कहता है कि सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ए इंक्लूड ट्रांसफर टू बी ऑफ ₹2 lakhs एंड सेल ऑफ डिपार्टमेंट बी इंक्लूड आपका ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू ए ऑफ द वैल्यू इतना, बोथ एट मार्केट प्राइस ऑफ द ट्रांसफरर। जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसका मार्केट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफरिंग हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, जरा बताओ ए के सेल में कितने का बता रहा है आपका? 2 लाख रुपीज़ का। तो ऑब्वियस से बात है, आप देखो ए का जो यहाँ पे आपको सेल बता रहा है ना, ए का सेल कितने का है जी? ये ए का सेल 20 लाख का। इस 20 लाख में 2 लाख का जो सेल है वो क्या निकल के आ गया आपका? इंटर ट्रांसफर, जो इनके पास दूसरे डिपार्टमेंट से आया है। और बी का जो सेल है ना 32 लाख का, उस 32 लाख में कहता है कि 3 लाख का आपका मिला हुआ है। तो 32 लाख में जो इंटर ट्रांसफर वो कितने का है? 3 लाख रुपीज़ का आपका, 3 लाख का आईटी आपका इंटर ट्रांसफर। तो ये ऑब्वियस से बात है कि आप देखो इस आपको क्वेश्चन में ट्रायल वेल्स दिया हुआ है, इंटर ट्रांसफर यहाँ पे अलग से नहीं दिख रहा है, वो कहता है कि बी के और ए के सेल्स में मिला हुआ है। तो मेरे बच्चे अगर इनके सेल में मिला हुआ है तो आपका इनके परचेज में मिला होगा ना। अगर उनके सेल में तो इनके परचेज में बताओ कितना? ये देखो आप यहाँ पे ए ने मुझे बताइए सेल कितना किया है इंटर ट्रांसफर का? 2 लाख रुपए ए ने सेल किया है ना, उनके सेल में मिला हुआ है। तो 2 लाख का इंटर ट्रांसफर बी ने परचेज किया होगा, यानी कि बी का जो इंटर ट्रांसफर है उसमें 2 लाख रुपए किसके पास से आए होंगे जी? ये आए होंगे आपका डिपार्टमेंट ए से। दोबारा सुनिए, ए का जो सेल है, ए ने सेल किया तो बी ने परचेज किया, है ना बच्चे। तो बी के परचेज में 2 लाख क्या मिला होगा? आईटी मिला होगा, इंटर ट्रांसफर। और बी ने सेल किया तो ए का परचेज यानी कि ए का 3 लाख रुपीज़ आईटी यानी कि इंटर ट्रांसफर मिला होगा। ये बाइफर्केशन करना होगा क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय इंटर ट्रांसफर हम अलग दिखाते हैं, बाकी परचेज सेल अलग दिखाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपका ये भी निकल के आ गया। फिर मेरे बच्चे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, ए और बी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? ए का ओपनिंग स्टॉक और बी का, ए का ओपनिंग स्टॉक ये कहता है कि आपका देखिए 30,000 का है और बी का आपका 40,000 का है। इनमें कहता है कि जो गुड्स आपके इंटर ट्रांसफर वाले हैं वो 10 और 15 के हैं। ओहो, ये आपका 10 और 15 मतलब इन दोनों का मेरे बच्चे ओपनिंग स्टॉक में भी जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया है उसका कंटेंट बता रहा है इसमें 10,000 का और इनका बता रहा है कितने का जी? 15,000 का। कंटेंट बता दिया आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे, है ना। और फिर कहता है कि डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार इसकी तैयारी करके जाएंगे। हमने क्लास में प्रॉपर तरीके से सब कुछ कवर किया हुआ है बट इसका प्रॉपर रिविजन करके जाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक लिखा बच्चे। परचेजेज को लिखते समय मैंने क्या किया, उसका बाइफर्केशन कर लिया। ये देखो 7 + 3 कितना हो गया? 10 लाख। हमने वही किया है। डिपार्टमेंट ए का जो परचेज है ना, यहाँ पे आपका 10 लाख, 10 लाख में 3 लाख क्या था? इंटर ट्रांसफर। तो 10 में 3 लाख आपका इंटर ट्रांसफर का, उसको अलग लिख दिया, बाकी 7 अलग लिख दिया। उसी तरीके से हमने बी का भी कर दिया। और आप देखेंगे इस साइड में सेल में भी ए का देखो सेल कितना यहाँ था? ए का सेल था 20 जिसमें 2 लाख इंटर ट्रांसफर वाला है, तो 2 को हटा के हमने अलग लिखा और 18 को अलग लिखा। बी का भी हमने उसी तरीके से किया, 32 में 29 अलग एंड 3 लाख रुपीज़ अलग। क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारा जीपी यहाँ पे निकल के आ गया। इस जीपी को मेरे बच्चे हमने यहाँ पे लिखा दोनों का। और ध्यान रखना यहाँ पे कोई अलग से डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, ये खामखा मैंने लिख दिया। ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ही बन रहा है।
डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कोई ऐसा खर्च है नहीं कि जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस में अलग अलग हमें दिखाना है। और इसलिए आप देखोगे तो क्वेश्चन ने भी कहा था कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपका लिया जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उस जीपी को मेरे बच्चे जो यहाँ पे निकल के आया था 11 एंड 1920 उसको हमने यहाँ पे लिखा और फिर हमने क्या किया, जनरल एक्सपेंस जो 14 लाख था वो लिख दिया। डेप्रिसिएशन हमने लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे चार्ज कर दिया। बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग कुछ बता नहीं रहा है तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब सारा हम कहाँ पहुँच गए, अनरियलाइज प्रॉफिट को निकालने के लिए। और इस क्वेश्चन में और भी सिंपल होने वाला है मेरे बच्चे, मैंने आपको दिखाया पहले अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए। यहाँ पे ए का भी निकलना है, बी का भी निकलना है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है एंड द सेलिंग प्राइस आपका। तो आइए पहले हमने स्टार्ट किया, ये देखो मुझे बताओ कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए। ए के क्लोजिंग स्टॉक में ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है इनटू ए का जो कंटेंट रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना बता रहा है, 40,000। ए के क्लोजिंग स्टॉक ए में, यहां देखिए आप ए के क्लोजिंग स्टॉक में कहता है कि आपका कहां चला गया, ये रहा यहां पे ए के क्लोजिंग स्टॉक में, डिपार्टमेंट ए के क्लोजिंग स्टॉक में कंटेंट जो दूसरे पास आया कितना है, 40,000 का। ऑलरेडी मेरे बच्चे आपको कंटेंट निकाल के बता दिया। तो जब कंटेंट क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बता दिया तो हम उस कंटेंट में क्या करेंगे, सीधे प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट जो रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ ए के क्लोजिंग स्टॉक में हम किसका प्रॉफिट मार्जिन लेंगे, बी का। क्या बी का प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया। क्या हम निकाल सकते हैं, यस। बी का मार्जिन देखो 1920 का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कितना हो गया, 32 लाख रुपीज का अमाउंट। तो 1920 इंटू आपका 30 ये हो गया 24,000 का अमाउंट। क्लियर, यहाँ पे ये ए के क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। अब मेरे बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी। बी के क्लोजिंग स्टॉक में जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपको बता रहा है। तो बी का कंटेंट तो पता है, हमें प्रॉफिट मार्जिन लेना होगा किसका, ए का। और ए का मार्जिन कितना है, ये देखिए आप यहाँ पे 11 लाख का प्रॉफिट है जब सेल्स कितने रुपए का, 20 लाख रुपीज़ का। तो 11/20 हमने क्या किया, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 49,500 रुपीज़ का अमाउंट। इसमें कोई डाउट आपको, नहीं सर। तो मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक हमने ये 24 एंड 49,500 यहाँ लिख दिया। ये देखिए 24 ये इतना अमाउंट आ गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का निकाल देंगे। ओपनिंग स्टॉक में भी कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन आपने मल्टीप्लाई किया। पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन नहीं बता रहा तो जो करंट ईयर का वही मान लेंगे। इसमें 6 आ गया, इसमें 8250 आ गया और इसी 6 और 8250 को यहाँ लिख के फिर हमने क्या किया, क्लोज करके नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है और आपका सेलिंग प्राइस पे किया है तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। या ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कराया था जिसमें कंटेंट रेशियो दिया हुआ था, उसके पहले क्या किया था जिसमें हमने खुद कंटेंट रेशियो निकाला था। प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया होगा या फिर आपको निकालना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले साल का दिया, इस बार कहीं नहीं दिया तो करंट ईयर का ही हमने दोनों साल में अप्लाई कर दिया। कोई डाउट, रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा स्पीड तो चलूंगा ही चलूंगा, एक एक क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करना, बट हाँ जितने पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। याद कीजिए क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 3 डिपार्टमेंट का, और मैं ये भी चाहूँगा कि हमने तो 4 डिपार्टमेंट के भी क्वेश्चंस किए थे। ऐसे 4 डिपार्टमेंट के आएंगे नहीं, बट आपको मैं मास्टर्ड बनाने के लिए मैंने 4 डिपार्टमेंट का भी कराया था कि फटाफट आपको दिमाग में बैठ जाए। मेरे बच्चे अगर मान लो कि आपका 3 डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस आ जाएं तो उस समय जो स्टॉक रिजर्व यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो पहले तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नॉर्मली बना लो आप। अनरियलाइज प्रॉफिट को अलग करते समय ये टेबल बना लेना, कंटेंट रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन एंड क्लोजिंग स्टॉक। कंटेंट रेशियो आप ए, बी एंड सी, ए का कोई कंटेंट नहीं है, इसका मतलब ए टू बी टू सी में ए का कंटेंट क्यों नहीं है जी, क्योंकि ए ने किसी से गुड्स लिया ही नहीं है ना बच्चे। तो ए में कंटेंट कितना है, नील है। बी में कंटेंट कितना दिख रहा है, 1/5 का, मतलब बी के टोटल कॉस्ट में जो गुड्स ए के पास से आया होगा उसका कंटेंट कितना, 1/5। और सी के क्लोजिंग स्टॉक में जो बी से गुड्स आया होगा उसका कंटेंट कितना है जी, 1/3 आपका। तो पहले आपको कंटेंट रेशियो लिख लेना है, प्रॉफिट रेशियो ले लेना है। हमेशा हम किस पे लेंगे, सेल्स पे। सेल्स पे क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो कॉस्ट पे दे देगा कभी कभी, तो आपको सेल पे कन्वर्ट करना होगा। वो कहते हैं सिंपली प्रॉफिट मार्जिन 30% है
तो कुछ ना बताया तो हम 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन हम किससे मानते हैं, सेल्स पे, ना बताया तो सेल्स पे मान लिया जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे 1/4 ऑन कॉस्ट तो बता रहा है डिपार्टमेंट ए का, बी का 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 1/6 ऑन सेल, आपका 1/6 ऑन सेल। और सी का यहाँ पे क्या है जी, नॉट अवेलेबल या नॉट रिक्वायर्ड भी है ना, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन हम किसका लेते हैं, जिनके पास से गुड्स आया है, तो सी ने गुड्स किसी को दिया नहीं तो फिर क्या फायदा। क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या किया, तीनों का लिखा, एज्यूम ए सेल्स टू बी सेल्स टू सी, तो फिर बताओ स्टॉक रिजर्व कितना है। फिर बच्चे हम शुरू करेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैंने आपको टेबल के थ्रू समझा दिया है। अनरियलाइज प्रॉफिट इन ए कितना होगा, नील। ए ने तो गुड्स किसी से लिया ही नहीं है ना, ए के क्लोजिंग स्टॉक में बी सी का कोई गुड्स है नहीं, क्योंकि ए ने सेल किया है ना, किसी से परचेज नहीं किया है, तो नील आपका हो गया। बी के क्लोजिंग स्टॉक में जल्दी बताइए, बी के क्लोजिंग स्टॉक में मार्जिन किसका रहा होगा, ए का, क्योंकि अगर ए ने बी को और बी ने सी को सेल किया है तो ए में तो किसी का मार्जिन नहीं है, बी में किसका होगा, सिर्फ ए का होगा। तो हमने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी में प्रॉफिट मार्जिन किसका, ए का। बताइए हम क्लोजिंग स्टॉक किसका लेंगे, बी का, बी का क्लोजिंग स्टॉक। कंटेंट किसका लेंगे, बी का कंटेंट रेशियो, और मार्जिन किसका लेंगे जी, ए का, किस पे, ऑन सेल्स। तो बी का हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया 22, कंटेंट रेशियो लिया बी का कंटेंट रेशियो कितना है 1/5, और मार्जिन किसका लेंगे, ए का, सेल्स पे होना चाहिए, सेल्स पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये अमाउंट निकल के आ गया। इसके बाद मेरे बच्चे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। अब सी के क्लोजिंग स्टॉक में हम निकाल रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आप जानते हैं कि सी के पास जो गुड्स आया हुआ है वो इस तरीके से आया होगा, वह ए ने जो गुड्स बी को दिया होगा, बी ने सी के पास दिया होगा, यानी कि सी के क्लोजिंग स्टॉक में बी का भी मार्जिन है, ए का भी मार्जिन है। बताइए हमने क्या पढ़ा है कि पहले सी के क्लोजिंग स्टॉक में किसका मार्जिन निकाला जाएगा, बी का। तो हमने लिखा यहाँ पे, हमने यहाँ लिखा मेरे बच्चे, ये देखिए आप यहाँ पे सी के क्लोजिंग स्टॉक में हमने पहले लेना है किसका जी, मार्जिन लेना है बी का। स्टॉक किसका है, सी का। अगर स्टॉक सी का तो कंटेंट रेशियो भी किसका लेंगे, सी का, और मार्जिन किसका लेंगे, बी का, मतलब जिसका आपने नाम लिखा, जिसका प्रॉफिट अलग कर रहे हो। सी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये देखिए सी का क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सी का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 40,000 दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे 40,000। कंटेंट किसका लेंगे, सी का, कितना दिख रहा है 1/3, तो 40,000 और इंटू 1/3 दिखा आपको यहाँ पे, 40 इंटू 1/3। मार्जिन किसका लेंगे, बी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है 1/5, कॉस्ट पे था, हम सेल पे लेंगे 1/6, हमने 1/6 लिखा है ना, ये देखो आपका 1/6 आपका, तो ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, सी के क्लोजिंग स्टॉक में बी का मार्जिन निकल गया, अब हम ए का निकालेंगे। याद कीजिए आपने इसके लिए कैसे पढ़ा है मुझसे, हमने कहा था कि शॉर्टकट दिमाग में बैठा लो, ये इंटू ये करके जो वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ लिखो, तो 40,000 इंटू 1/3 यानी कि 13,333 आ गया। इसमें से क्या करो, ये 16 का जो वैल्यू निकल के आया है, 16 की वैल्यू, उसको क्या करो यहाँ से माइनस कर दो, और फिर बस एक एक पीछे, ये सी का कंटेंट था तो अब किसका लेंगे, बी का कंटेंट, ये बी का आपका मार्जिन था तो अब हम किसका लेंगे, ए का लेंगे। एक एक पीछे चलते चले जाते हैं, इतना अमाउंट निकल के आ गया। इसका भी लॉजिक हमने क्लास में आपको समझाया हुआ है। अब रिवीजन क्लास में लॉजिक समझाऊंगा तो फिर तो रेगुलर क्लास बन जाएंगे बच्चे, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि एग्जाम कुछ दिनों के बाद ही आपका है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका आ गया 3878 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। तो 3 डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको एक बार नज़र से उसको पलट लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 10 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं 3 डिपार्टमेंट्स की भी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। 3 डिपार्टमेंट्स के एग्जाम में क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बच्चों, और अगर आ गया तो मेरा मानना है कि 99% चांस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर 3 डिपार्टमेंट का आ गया तो। एक बार देखते हैं क्या बताता आपका, आपको बेहतर तैयार करना है, मेरा यही मकसद है। तो कहता है कि FGH हैज 3 डिपार्टमेंट IJK, FGH लिमिटेड एक कंपनी जिसके 3 डिपार्टमेंट है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कहता है इज प्रोवाइडेड फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025, और इसमें IJK का ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। मेरे बच्चे ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट मिला हुआ है, इनमें तो कुछ नहीं है, इन दोनों में इतना इतना, ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बता दिया।
तो हमारी सिरदर्दी जो ओपनिंग स्टॉक से भी अनलाइज्ड प्रॉफिट निकालने की होती थी वो यहाँ पे नहीं रहेगी। अच्छी बात है हमारे लिए। मटेरियल यानी आपको बता रहा है, डायरेक्ट लेबर यानी कि वेजेज बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है। सेल्स आप देख सकते हो कि आई का कोई सेल्स नहीं है, जे का कोई सेल्स नहीं है, सेल्स सिर्फ के ने किया है। और यहाँ पे एरिया ऑक्यूपाइड और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रहा है। आप जानते हैं कि एरिया ऑक्यूपाइड हम यूज करते हैं रेंट या उस टाइप के खर्चे को डिवाइड करने के लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय सैलरी से जुड़े खर्चे, जो एम्प्लॉय से जुड़े खर्चे होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे, कहता है स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट कंसर्न। हर एक डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है उनके कॉस्ट पे ही है, तो वो तो ऑब्वियस बात है, उनका तो हमेशा कॉस्ट ही होगा ना। अलग बात है कि अगर इंटर ट्रांसफ़र हुआ है तो दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ प्रॉफिट मार्जिन से मिला होगा, बट हमारा तो हमेशा कॉस्ट ही होगा। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट आई, यहाँ पे सही कर लेना, आई अगर मेंशन नहीं है तो। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट आई आर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट जे एट कॉस्ट प्लस 20%। बच्चे क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है, देखो आई का यहाँ पे सेल्स नहीं था तो इनके गुड्स क्या हो रहे हैं, तो क्वेश्चन ने बताया कि देखो जी आई में जितने भी गुड्स बन रहे हैं ना, जितने भी गुड्स बन रहे हैं वो सारे के सारे गुड्स वो जे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। हाँ, जब जे को ट्रांसफ़र कर रहा है तो कॉस्ट पे नहीं, वो कॉस्ट में कहता है कि 20% प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करके, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। और फिर जो जे है वो भी अपने गुड्स को किसको देता है, के को। बोल रहा है स्टॉक ऑफ जे आर ट्रांसफर टू के एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। आप देख सकते हो जे का भी सेल्स आपको नहीं बता रहा है, तो जे के जो गुड्स बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो गुड्स कहाँ चले जा रहे हैं, के पास, और के अल्टीमेटली मार्केट में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। जे से गुड्स जब के पास जा रहा है तो वो भी कॉस्ट पे नहीं, 20% मार्जिन ऑन सेल्स पे ऐड करके। अदर कॉमन एक्सपेंस में कहता है कि सैलरी एंड स्टाफ है, सैलरी स्टाफ यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। रेंट आपका 6000 यानी कि एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025, है ना, ये क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में जो खास बात पता है क्या है आपको, जो मज़ा आने वाला है, एक तो नो डाउट कि क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट अलग करना वो तो आप जानते ही जानते हैं। ये पहला आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बच्चे जहाँ पे हमें इंटर ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं ना, आई टू जे एंड जे टू के, उनकी वैल्यू को भी पता करना है। आप देख सकते हैं पीछे जितने सारे क्वेश्चंस किया हम लोगों ने, उन सभी क्वेश्चन में जो इंटर ट्रांसफर हो रहा था उसकी वैल्यू आपको बता रहा था। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो गुड्स आई ने जे को दिया तो उसमें क्या आपका वैल्यू आपका लगा, कितने पे ट्रांसफ़र किया, उस वैल्यू को निकालना है। तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना तो पता है ना कि डिपार्टमेंट आई का गुड्स जे को हम ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्ट प्लस 20% पे। खैर आइए, ये देखिए हमने क्या किया, आपके लिए यहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना के रेडी कर दिया। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज, वेजेज, सेल्स हमारा इनका नहीं है, इनका दिया हुआ है। ये इंटर ट्रांसफ़र की वैल्यू कैसे आई, इस वैल्यू को हमें पता करना है। मैं ना पहले इन वैल्यूज को यहाँ पे छिपा देता हूँ, यानी कि ये मानते हुए कि ये वैल्यू अभी हमें नहीं पता, ये वैल्यू हमें नहीं पता है ना, हमें इस वैल्यू को क्या करना है जी, पता करना है। बाकी उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक तीनों का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम इंटर ट्रांसफ़र की वैल्यू को निकाल लेते तो जीपी हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। फिलहाल हमें जीपी नहीं पता, देख लेंगे। फिर जीपी को लिख के हमने क्या किया, सैलरी को आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय और रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, और उसके बाद फिर आपका एनपी निकल के आ जाएगा। मतलब सारा काम कहाँ छिपा हुआ है, इंटर ट्रांसफ़र की वैल्यू निकालने के लिए। अब इंटर ट्रांसफर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे आगे आपके वर्किंग नोट्स में कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंटर ट्रांसफर मेड बाय डिपार्टमेंट आई टू डिपार्टमेंट जे, उसने क्या कहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए कि जो गुड्स की ट्रांसफरिंग आई ने जे को किया है, वो आई ने जे को ट्रांसफर करते कहता है कि जितना भी उन गुड्स की कॉस्ट थी, जो गुड्स आई डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया है, उसकी कॉस्ट में 20% मार्जिन को ऐड करके क्या क्या उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप देखो ना, यहाँ पे हमने क्या क्या पहले निकाला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम आई टू जे, जो गुड्स आई ने जे को ट्रांसफ़र किया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ले ली। ओपनिंग स्टॉक पहले यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे जी, ओपनिंग स्टॉक लेंगे, परचेज लेंगे, वेजेज लेंगे, और माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यही काम करते हैं ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपका जो सोल्ड है, जो गुड्स आई ने के को बेचा है, वो आपका ये प्लस ये माइनस आपका ये, तो इन्हीं को हमने प्लस माइनस करके क्या किया, यहाँ पे निकाला 25,000 की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट आई टू डिपार्टमेंट जे। अब ये जो 25,000 की वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। कितना बोला था, कॉस्ट का 20%, आप देख सकते हैं
क्वेश्चन में क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना, कॉस्ट प्लस 20%। अगर एग्जाम में कहता है कॉस्ट प्लस 20% तो आप ध्यान रखना, और यहाँ ना बताए तो ये कॉस्ट प्लस 20 का मतलब हो गया कॉस्ट और कॉस्ट का 20% और ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट का जो अमाउंट निकल के आया था 25,000, उसका 20% ऐड किया, 5 हो गया, तो वैल्यू ऑफ इंटर ट्रांसफर कितना आ गया, 30,000। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। यही 30,000 मेरे बच्चे डिपार्टमेंट आई ने जे को सेल किया है। तो हमने क्या किया, आई में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, आई में हमने 30,000 का सेल दिखाया, और इस 30,000 को जे डिपार्टमेंट पे हमने क्या किया जी, यहाँ पे कॉस्ट दिखाया, है ना। तो अब हमने यहाँ पे आई टू जे का तो निकाल लिया, अब जे ने जो गुड्स के को ट्रांसफ़र किया है, जे का जो इंटर ट्रांसफ़र है वो कितने का, वो निकालते हैं। बट बहुत ध्यान से सुनना, जब भी जे टू के का निकाला जाएगा तो अगेन काम तो वही होगा ना, कि डिपार्टमेंट जे में जितना कॉस्ट लगा, कॉस्ट कितना लगा। अब यहाँ पे जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, जो आपको नहीं करना, जब जे डिपार्टमेंट के कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में आपका इनका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज हो गया, वेजेज हो गया, ये इंटर ट्रांसफ़र की वैल्यू भी यहाँ पे ऐड की जाएगी, क्योंकि ये 30,000 ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जे। अक्सर देखा मैंने, जब भी हम कॉपी चेक करते हैं तो ये हमें दिखता ही नहीं है, मतलब बच्चे इसको तो किए ही नहीं है। तो अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि जे डिपार्टमेंट से गुड्स जो के पास गया, उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेज प्लस इंटर ट्रांसफ़र माइनस इसका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट निकाल दिया, आप देख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक, आपका परचेज, वेजेज माइनस क्लोजिंग, और मैंने इंटर ट्रांसफ़र की वैल्यू भी खर्च में ऐड की है, तो टोटल कितना हो गया, 48,000। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो समझना है कि ये क्या निकल के आया, ये जो आया ना बच्चे, ये 48,000 ये आया कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र, कॉस्ट। लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो इनका मार्जिन आपका कहता है कि 20% ऑन सेल है, यानी कि 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। अगर ये 1/5 ऑन सेल है और हमें इंफॉर्मेशन कॉस्ट पता है, तो आप जानते हैं कि हमें इसको कॉस्ट में चेंज करना होगा। 1/5 ऑन सेल 1/4 ऑन कॉस्ट के बराबर होता है। तो हमें मार्जिन क्या करना है, 1/4 लेना है। यहाँ भी बच्चे गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करना। तो देखो हमने क्या किया, वही काम यहाँ पे जब उसका निकाला तो 48,000 लिया, और उसके बाद हमने 48 का 1/4 लिया, ना कि 1/5 लिया, 12,000। तो वैल्यू ऑफ इंटर ट्रांसफ़र कितना निकल के आ गया, 60,000। ये 60,000 जो वैल्यू निकल के आया बच्चे, ये देखिए हमने यहाँ पे जे डिपार्टमेंट का हमने क्या किया जी, ये सेल माना, और यही 60 के डिपार्टमेंट का हमने क्या किया, कॉस्ट माना। अब हमें K2 आगे तो किसी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो हमारा काम पूरा हो गया। अब हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ऐसे रेगुलर क्लासेस में कई सारे क्वेश्चन किया हम लोगों ने, जहाँ पे इंटर ट्रांसफ़र की वैल्यू निकालना होता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, तीनों का GP निकाल दिया, ये आ गया 5, 12 एंड 6। NP को निकालने के लिए हमने इन खर्चों को माइनस करके देखा, तो ये देखो आपका डिपार्टमेंट आई का ना नेट लॉस आ रहा है, ना कि नेट प्रॉफिट आ रहा है, और इन दोनों का क्या आ रहा है जी, नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब हमारा काम अगला चला गया क्या जी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, सॉरी जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। तीनों ही डिपार्टमेंट को, नेट प्रॉफिट को लिखा। डिपार्टमेंट आई का यहाँ पे लॉस है, जे और के का प्रॉफिट है, तो नेट कितना आ गया, 1,000 लॉस, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया। अगर एग्जाम में कोई बच्चा नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाता है, किसका जी, सॉरी नेट लॉस दिखाता है डिपार्टमेंट आई का, और जे और के का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जो -7,000 लिखा, यहाँ ना करके यहाँ पे 2 नेट लॉस दिखा दीजिए डिपार्टमेंट आई का 7,000, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक काम कर सकते हैं। बट एनीवे आपका फिगर तो यही होगा। तो 7,000 का लॉस, 6,000 का प्रॉफिट, नेट लॉस यहाँ कितना दिख रहा है, 1,000। अब हमें कंपनी का पूरा प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग स्टॉक में जो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अगर ये ना देता तो आपको निकालने ऑलरेडी आता है, बिना कोई दिक्कत के आप निकाल सकते हैं। हमें तो ये क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट कह दो या स्टॉक रिजर्व कह दो, इसको निकालना है। और इसको निकालने के लिए बच्चे हमने क्या किया, ये आपको अभी अभी बताया मैंने कि आपको सबसे बेस्ट होता है जब भी 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है ना, तो कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसके लिए आप इस टेबल को क्या करो, ड्राइव कर लो। डिपार्टमेंट आई जे के तीनों का कंटेंट रेशियो, तीनों का प्रॉफिट मार्जिन किस पे जी, सेल्स के ऊपर में हमेशा चाहिए, एंड तीनों का वो स्टॉक जिसमें से आपको प्रॉफिट अलग करना है। तो आई में कोई कंटेंट रेशियो है नहीं, क्योंकि आई ने किसी से गुड्स लिया नहीं है। जे का कंटेंट रेशियो 30/60 में दिखा देता हूँ कैसे, 30/60 आपका निकल के आया, ये देखिए 30/60।
जे का, जे में देखो टोटल जो आपके खर्चे यहाँ दिख रहे हैं डेबिट में, वो कितने दिख रहे हैं? 60,000। देख रहे हो आप, 60,000 में वो कंटेंट जो इंटर ट्रांसफर का वो कितना बता रहा है आपका? 30,000। तो 30/60 आपका ये निकल के आ गया। माफ़ कीजिए, कंटेंट रेशियो निकालते समय वी डू नॉट कंसीडर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, जब तक एग्जाम में साफ साफ ना बोल दे। अगर वो कह दे कि भैया ओपनिंग स्टॉक कंटेंट में लेना है तब तो लेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या? ओपनिंग स्टॉक नहीं। तो नोट भी लिखा है मैंने बदमाश, 60,000 में कंटेंट कितना है? 30,000 का। तो आपका जे का कंटेंट आ गया 30,000/60 और के में कंटेंट कितना आ गया जी? 60/60, है ना, 60/60 यानी कि 1/1। तो वो मैंने क्या किया आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये देखिए 30/60 एंड 60/60। प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स में आपका आई का मार्जिन 1/6 ऑन सेल था, सॉरी कॉस्ट प्लस 20 यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट था, तो सेल पे कितना हो गया? 1/6। और इनका सेल पे मार्जिन कितना? 1/5 है। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का हमने यहाँ लिख दिया। अब आइए फटाफट अनलाइज्ड प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट आई में तो नील होगा। जब डिपार्टमेंट जे में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे जी? जे का क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने जे का क्लोजिंग स्टॉक लिया तो कंटेंट भी किसका लेंगे? जे का ही लेंगे, यानी कि 1/2। तो हमने जे का कंटेंट रेशियो लिया। मार्जिन किसका? जिसका प्रॉफिट हम अलग कर रहे हैं, यानी कि डिपार्टमेंट आई का 1/6 से मल्टीप्लाई किया 1667 आपका। क्लियर यहाँ तक? ये सर। अब जब हम अनलाइज्ड प्रॉफिट निकालते हैं इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट के, आई जे के में, तो के में मेरे बच्चे जे का भी प्रॉफिट छिपा है और आई का भी छिपा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे? जे का निकालेंगे। ये देखो आपका पहले हमने लिखा ऑफ डिपार्टमेंट जे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये स्टॉक हम किसका लेंगे जी? के का। स्टॉक किसका लिया? के का। अगर के का स्टॉक तो कंटेंट भी किसका लेंगे? के का, यानी कि कंटेंट भी आ गया ये के का आपका। लेकिन मार्जिन हम किसका लेंगे? जिसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि जे का। जे का मार्जिन क्या दिख रहा है? 1/5। तो ये जे का हमने मार्जिन लिखा, ये आ गया 1000। तो के डिपार्टमेंट में हमने क्या किया? जे का मार्जिन निकाल दिया। अब हम किसका निकालेंगे? आई का। क्या मैंने तरीका बताया हुआ है? जहां तक आपने कंटेंट को मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू को पहले क्या करो? आप यहां पर लिखो। तो 5000 इंटू 1/1 कितना हो गया? 5000। फिर ये जो 1/5 है इसकी जो वैल्यू निकल के आया उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ये भी हो गया। इनटू अब हम क्या करेंगे? एक एक पीछे। अगर ये के का था तो हम क्या करेंगे जी? जे का कंटेंट लेंगे। जे का कंटेंट कितना है आपका? 1/2, वो लिया हमने। और मार्जिन किसका लिखेंगे? जिसका नाम लिखा था यहाँ पे आई का, यानी कि 1/6 आपका। तो ये आ गया 333। तो आप देखो ना, डिपार्टमेंट के अंदर में अगर हम देखें, के में हमारा अनलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? तो के में इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया? 1333 का अमाउंट। तो आई में आपका नील, जे में आपका इतना और के में 1333। इन्हीं चीज़ों को मेरे बच्चे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये हमने लिखा और फिर हमारा जब हमने इसको क्लोज किया तो फाइनली कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 1000 का अमाउंट आपका, कंपनी का 1000। देखो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले कभी भी अगर इस चैप्टर को आप देख के इसे आप अपना कोर्स रिवीजन करने पे लगे हो तो एक काम ज़रूर करना कि जितने क्वेश्चंस इस फास्ट ट्रैक सीरीज में मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ इनको ज़रूर आप फास्ट में ही सही, लेकिन आप ज़रूर अपने रजिस्टर पे मेरे साथ यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे आप। इससे आपका फॉर्मेट पे हाथ बैठना जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, आपको बहुत देर तक ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, ठीक है ना। तो फास्ट ट्रैक सीरीज है ये, लेकिन फास्ट ट्रैक कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो समझो मेरी बात ना। बट एनीवे मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस कराता हूँ। इसके बाद मेरे बच्चे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया था, याद कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने सोचा कि इसका भी रिवीजन करा दूँ, जिसमें कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, सीए वालों में भी कई बार आया है, हम सीएमए वालों में भी आया हुआ है, मेरे बुक के स्टडी मेट में भी है, आपके इंस्टीट्यूट के भी स्टडी मेट में है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कहता है क्वेश्चन में आपका कि बेकेट एंड कंपनी परचेज गुड्स फॉर इट्स 3 डिपार्टमेंट एज फॉलो। मेरे बच्चे डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का जो ये परचेज है ना, इन तीनों का मिला के टोटल कॉस्ट बता रहा है आपको। ऐसे एक्चुअली डिपार्टमेंट एक्स में आपने 4000 परचेज किया, वाई में 9000, जेड में आपका 4000 और इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है? 1,10,000। सेल बता रहा तीनों ही डिपार्टमेंट का, इतने इतने यूनिट्स हमने बेच दिए हैं, इस रेट से बेचे हमने, सेलिंग प्राइस बता रहा है। ओपनिंग स्टॉक मेरे बच्चे बता रहा है इस क्वेश्चन में आपका एक्स वाई जेड का इतना इतना, लेकिन ये किस रेट से है वो रेट आपको नहीं बता रहा है।
कहता है कि एज्यूमिंग दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज यूनिफॉर्म इन ऑल द थ्री डिपार्टमेंट, तीनों ही डिपार्टमेंट में जीपी रेशियो सेम है, बट वो रेशियो क्या आपको नहीं बता रहा है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। आपको याद होगा हमने क्लास में बताया था कि ये जीपी रेशियो मेरे बच्चे पहले आपको निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? इसलिए निकालना होगा क्योंकि अब इसने बदमाशी क्या किया, परचेजेज तो आपको तीनों ही डिपार्टमेंट का बता दिया, लेकिन टोटल बता दिया, उसका बाइफर्केशन नहीं बताया कि इसमें से इसका परचेज कितना, इसका कितना, इसका। तीनों का रेट तो अलग अलग होगा ना परचेज करने का बच्चे, जब आपका सेलिंग प्राइस अलग अलग है और जीपी रेट आपका सेम है, जीपी रेट तो कॉस्ट तो आपका तीनों का अलग अलग होगा। अब वो बता ही नहीं रहा है कितना निकल के आ रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। उसने ओपनिंग स्टॉक का भी कॉस्ट पर यूनिट नहीं बताया कितना आपका है। और एक चीज़ आपका क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचे होंगे ना, उनका ना तो यूनिट्स बता रहा है, ना ही आपका उनके वैल्यू बता रहा है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं और हमें अगर जीपी रेट पता चल जाए तो बाकी चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि जीपी रेट पता करते ही हम क्या करेंगे कि तीनों जो आपका तीनों का जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसमें से जीपी रेट से उन तीनों में जीपी का अमाउंट को माइनस करके हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे और उसी कॉस्ट पर यूनिट से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम परचेज का कॉस्ट निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक का भी उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स निकाल के हम उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। बस हम कहाँ फोकस हो गए, यहाँ पे जीपी रेट के लिए कर। जीपी रेट मेरे बच्चे हम कहाँ निकालेंगे? हमने बताया जीपी रेट वहाँ निकालना जहाँ पे आपको परचेज प्राइस और सेल प्राइस आपको पता हो, है ना, जहाँ पे जितने यूनिट्स का भी परचेज प्राइस और सेल प्राइस पता कर सकते हो, मतलब उन यूनिट्स का परचेज प्राइस भी होना चाहिए, सेल प्राइस भी होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो यूनिट्स आपके हैं, ये देखो आपने जो परचेज किए हैं, उनका टोटल कॉस्ट आपको पता है और इन यूनिट्स को अगर हम इनके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इनका क्या करेंगे जी, आपका सेल्स भी निकाल लेंगे, इनका सेल्स भी निकल के आ जाएगा। तो वहाँ पे काम हम करना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेट एट द लेवल ऑफ टोटल यूनिट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि मेरे बच्चे जो यूनिट्स आपने परचेज किया है उसी का टोटल कॉस्ट एंड टोटल जीपी आप निकाल सकते हो, जिससे जीपी रेट आएगा। तो हमने क्या किया, टोटल सेल्स वैल्यू निकाला किसका जी, यूनिट्स परचेज, जितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं। तो डिपार्टमेंट XYZ 3 डिपार्टमेंट है, इन तीनों में जो परचेज किए गए थे वो कितने कितने थे, 4, 9 एंड 4। तो हमने क्या किया, वो लिखा 4, 9 एंड 4। और इनको क्या किया, जो सेलिंग प्राइस हमने रखा हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस, इससे मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चे, तो आपका तीनों का सेल्स वैल्यू आ गया, यानी कि टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ यूनिट्स परचेज आ गया कितना, 165। 1,65,000 क्या निकल गया है, जितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं उनका आपका अगर से उन सबको बेच दिया जाए तो 1,65,000 में बिकेंगे। और ये सारे यूनिट्स मेरे बच्चे हमने परचेज कितने में किए हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स परचेज कितना है, 1,10,000। तो जीपी आपका कितना निकल के आ गया, यहाँ लिखने में भूल गया, जीपी हमारा कितना आ गया आपका यहाँ पे 55,000। आप देख सकते हैं, ऐसे लॉजिक मैंने क्लास में बताया है, हमें जीपी रेट वहाँ निकालना जहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल निकाल सकते हैं, इसके सिवा किसी का भी निकाल ही नहीं सकते आप, अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने कहा कि भैया जीपी आपका 55 हो गया, 165 का हमारा सेल्स वैल्यू, तो अगर परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन में आता है तो मैंने सिंपली क्या किया, 1/3 कर दिया, 55 1 जा और 3 जा, जीपी रेट आपका 1/3 आ गया यहाँ पे। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, पहले हर एक डिपार्टमेंट में कॉस्ट पर यूनिट निकालना शुरू किया। कैसे निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो हमने कहा कि भैया तीनों ही डिपार्टमेंट का जो आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये लिखिए, इसमें आपका जीपी पर यूनिट कितना हो जाएगा, इसका 1/3 2.5 रुपये, 7.5 इंटू 1/3 इतना, 9 का 1/3 3 रुपीज़ और इसका 1/3 आपका 4.5। तो मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस में जीपी को माइनस किया तो तीनों का कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे निकल के आ गया। बस यही निकालना था, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने क्लास में आपको बताया था कि पहले जब फॉर्मेट बना लोगे ना तो सारी क्लियरिटी आ जाएगी। हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए, परचेज की वैल्यू चाहिए, सेल्स तो हमें पता है कितने यूनिट्स बिके हैं इंटू सेल प्राइस, हमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स और वैल्यू दोनों चाहिए, तो हम उनको निकालना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पे
हमने आपका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, पहले आपका कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना शुरू किया। तो जितने यूनिट्स आपने परचेज किए हैं उनको कॉस्ट पर यूनिट हर एक डिपार्टमेंट का जो है उससे मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट निकाल दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक के मेरे बच्चे यूनिट्स आपको ऑलरेडी पता है, इसी रेट, जो रेट आपका है ना, कौन सा रेट है यहाँ जो हमने निकाला था कॉस्ट पर यूनिट का, इस रेट से मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का भी कॉस्ट निकाल दिया। जो आपका सेल्स है वो ऑलरेडी पता है कितने यूनिट्स बिके हैं किस रेट से, तो उनका सेलिंग वैल्यू आपने निकाल दिया। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मेरे बच्चे यूनिट्स भी नहीं पता, उसका वैल्यू भी नहीं पता, तो पहले हमने यूनिट्स निकाला। कैसे जी? ओपनिंग स्टॉक जितना स्टार्टिंग में थे उस डिपार्टमेंट में, जितने यूनिट्स हमने परचेज किए, तो ओपनिंग मान लो 200 था, 4000 परचेज किया तो 4200 हो गया। इसमें से जो सोल्ड हो गया यानी कि 3600 माइनस करोगे तो जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स हो जाएगा। कितना निकल के आ गया? 4200 माइनस 36 यानी कि 600 यूनिट्स हो गया। 600 जो यूनिट्स हो गया मेरे बच्चे इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट कितना आ गया? 3000 का अमाउंट। उसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट का भी हमने क्या किया जी? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, और फिर मेरे बच्चे अब सबकी वैल्यू पता है, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, आपका यहाँ पे जीपी निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में कोई भी आपका इंटर ट्रांसफर की बात इसमें है ही नहीं, तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। इंटर यहाँ तो बस जानना चाहता था कि बच्चा जीपी रेट निकालने का कॉन्सेप्ट जानता है कि नहीं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अब आते बच्चे रिवीजन क्वेश्चन नंबर 7 के पास, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन को हम रिवाइज करेंगे। हमने इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस किए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के तौर पे, इस रिवीजन के थ्रू हम इस टॉपिक को भी एंड करने वाले हैं। तो आपको याद होगा मैनेजर्स कमीशन में, जब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन आता है तो जनरली कहता है कि आपने जो कमीशन दिया है किसी रॉन्ग प्रॉफिट पे दे दिया है, किसी गलत प्रॉफिट पे। तो हम क्या करते हैं जी, आपका रॉन्ग प्रॉफिट को पहले हम सही प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि आपने कमीशन माइनस कर दिया प्रॉफिट निकालते समय, तो कमीशन को पहले ऐड बैक करना। फिर शायद अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जनरली इसमें आता है कि हमने एडजस्ट नहीं किया तो उसको एडजस्ट करते हैं, करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं और फिर उस पर कमीशन देते हैं। तो मेरे बच्चे उन्हीं बातों को मैं यहाँ पे आपको 7 के थ्रू रिवाइज करा रहा हूँ। आइए ध्यान देंगे। ऑटो गैराज कंसिस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट, स्पेयर्स, सर्विसेज एंड रिपेयर्स। 3 डिपार्टमेंट है। ईच डिपार्टमेंट बीइंग मैनेज बाय अ डिपार्टमेंट मैनेजर हुज कमीशन वाज 5%, 10%, 10% रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल का, मतलब कि पहले वाले का 5%, दूसरे का 10, तीसरे का 10। कहता है क्वेश्चन में आगे, इन द एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि या तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, मतलब कि लॉस होता है या प्रॉफिट जीरो होता है। और इनएडिक्वेसी का मतलब कि अगर प्रॉफिट कम होता है तो भी अब मिनिमम कमीशन ऑफ 3000 इज टू बी पेड टू द मैनेजर्स। 3000 तो कमीशन के रूप में उनको दिया ही जाएगा मिनिमम। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विसेज बता रहा बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ लोडेड प्राइस गिवन एज फॉलो, कि जो आपस में गुड्स की ट्रांसफरिंग होता है वो लोडेड प्राइस पे होता है। और लोडेड प्राइस कितना बता रहा जी? कहता है कि फ्रॉम स्पेयर्स टू सर्विस डिपार्टमेंट में जब गुड्स जाते हैं तो 5% अबव कॉस्ट को ऐड करके हम आपका करते हैं। स्पेयर्स टू रिपेयर में आपका 10% अबव कॉस्ट, और रिपेयर्स टू सर्विस में कहता है कि 10% अबव कॉस्ट आपका। आगे बढ़ेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, जो साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, कहता है कि बुक्स हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड। बहुत ध्यान से समझना, बुक्स क्लोज हो चुका है एंड पोजीशन ड्रॉ हो चुका है, मतलब कि हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उस साल का हमने बना लिया होगा, और फिर हमने पोजीशन भी ड्रॉ कर लिया, मतलब बैलेंस शीट भी बना चुके हैं, है ना बच्चे। ध्यान देना, मैं आपको कहाँ फोकस करना चाहता हूँ। इस लाइन का मतलब कि अगर बुक्स क्लोज हो चुका है, पोजीशन ड्रॉ हो चुका है, यानी कि हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, कितना प्रॉफिट हमने कमाया। प्रॉफिट निकालने का मतलब कि जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर कुछ बताता है तो उसमें सारे खर्चे जो हमारे मुताबिक थे हम माइनस कर चुके हैं। चाहे वो मैनेजर्स का जो कमीशन था जो 5%, 10%, 10%, वो भी माइनस हो चुका है, ऐसा बोलना चाहता है। आगे बढ़िए। लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली it was discovered that closing stock of departments had included interdepartmental transport goods at loaded price instead of correct cost price.
हमें बाद में पता चला कि जो हमने प्रॉफिट निकाला है ना, वो प्रॉफिट निकालते समय आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है हमने उसको लोडेड प्राइस पर ही ले लिया है, जबकि आप जानते हैं कि हम बाद में क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते समय उसका अनरियलाइज प्रॉफिट को हम कैंसिल करते हैं, तब हम प्रॉफिट सही निकालते हैं। तो यहाँ गलती एक हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट रिकम्प्यूटिंग द डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि फिर से आप सही करके बताइए। इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लॉस आपको बताया है कि स्पेयर्स डिपार्टमेंट का देखो 19,000 का लॉस हुआ है करंट ईयर में, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया। सर्विस डिपार्टमेंट का 25,200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, एंड रिपेयर्स डिपार्टमेंट का कहता है कि 36,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है ना। ये तीनों का प्रॉफिट बता रहा है। ये वो प्रॉफिट है जिसमें कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, मतलब कि वो मैनेजर्स कमीशन माइनस कर दिया विदाउट कंसीडरिंग दैट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका, तो ठीक है। फिर कहता है मेरे बच्चे लोडेड प्राइस इन द डिपार्टमेंटल स्टॉक। ध्यान देंगे कि स्पेयर्स डिपार्टमेंट के पास इनके स्टॉक में किसी का गुड्स नहीं है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के पास टोटल 32,500 का इनका क्या है जी, आपका स्टॉक इनके पास मिला हुआ है जो लोडेड प्राइस पे है, और वो बता रहा है कि 10,500 स्पेयर्स डिपार्टमेंट से आया है इसमें से, एंड 22,000 क्या जी रिपेयर्स डिपार्टमेंट से। फिर उसी तरीके से रिपेयर्स डिपार्टमेंट के पास 21,000 का जो आपका लोडेड प्राइस वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि कहाँ से आया जी, स्पेयर पार्ट से, स्पेयर डिपार्टमेंट से आपका। तो कहता कि बताओ आपका सही अमाउंट क्या होगा। मेरे बच्चे आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर दिखा दिया, मैं पहले आपको मैंने सोल्यूशन करके यहाँ पर रखा हुआ, क्योंकि रिवीजन क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट आपका डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे जिस पर हमें कमीशन देना है। तो तीनों ही डिपार्टमेंट का जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, इनका लॉस, इनका प्रॉफिट पहले हमने वो लिख लिया। और क्योंकि इन प्रॉफिट में मैनेजर्स कमीशन को माइनस कर दिया गया है मेरे बच्चे, वो कमीशन जो गलत कंप्यूट किया गया है, तो पहले क्या कीजिए, उसको एडवे करके आप उसको सही प्रॉफिट पे लेकर आइए। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया मैनेजरियल रेमुनरेशन आपका, है ना, जो रॉन्ग वाला है, ये जो रॉन्ग वाला है जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमने उसको एडवे किया, यानी कि उसके इम्पैक्ट को खत्म किया। कितना, तो स्पेयर्स डिपार्टमेंट का कमीशन कितना बना होगा, एक तो हमने देखा होगा 3,000 जो मिनिमम अमाउंट है, और दूसरा 19,000 का इनका जो प्रॉफिट है, 19,000 का प्रॉफिट, एक्चुअली लॉस, प्रॉफिट नहीं, तो 19,000 का 5/95। सर ये कैसे निकल गया है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ दिखाता हूँ कि मान लो आपका प्रॉफिट, मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो बिफोर कमीशन अगर आपका 100 रुपीज़ का अमाउंट था, तो उसमें जो कमीशन हमने दिया होगा उस डिपार्टमेंट के मैनेजर का, वो कितना जी, इसके डिपार्टमेंट में 5 रुपीज़ है, 5%। तो आपका जो प्रॉफिट रहा होगा बच्चे, प्रॉफिट आपका जो रहा होगा आफ्टर कमीशन वो अमाउंट कितना रहा होगा, 95 रुपीज़ का। 100 में हमने एज्यूम किया लेट की प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 100 है, तो 5 कमीशन तो आफ्टर क्या होगा, 95। हमने बताया इस तीनों में से कोई भी एक चीज़ पता होगा तो हम बाकी के 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इनका ये जो 16 कहाँ चला गया, ये जो आपका अमाउंट है मेरे बच्चे, इनका जो ये 19,000 का अमाउंट है, ये जो आपका 19,000 का अमाउंट है, ये क्या है, बिफोर है कि आफ्टर है, सर ये आफ्टर है, क्योंकि ये 19,000 में मैनेजर्स कमीशन को माइनस कर दिया गया है, और मैनेजर्स कमीशन माइनस करने के बाद रेशियो कितना दिख रहा है, 95। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भैया ये जो 19,000 है ना, वो 95 के बराबर है, 95 के बराबर। तो फिर 5 यानी कि कमीशन कितना, तो मेरे बच्चे -19, ध्यान रखना 19,000 नहीं है, लॉस में है, -19,000 का 5 डिवाइड बाई 95 निकालोगे तो -1,000 आ गया, -1,000। और हमने कहा कि -1,000 और 3,000 विच एवर इज हायर, 3,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चे। तो आप बताओ -1,000 और 3,000 में बड़ा कौन सा है, 3,000। तो इनको यानी कि 3,000 का कमीशन दिया गया होगा, उसको हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट फर्स्टली आपका। तो हमने उसको ऐड किया। सर्विस डिपार्टमेंट का भी हमने वही काम किया जी। इनका प्रॉफिट कितना बता रहा है, 25,200, 25 था ना, मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इनका प्रॉफिट कितना था, 25,200, एक बार चेक कर लेता हूँ, यस 25,200, यहाँ पे सही कर लेंगे। तो इनका जो अमाउंट था आपका वो कितना बता रहा है, ये बता रहा है 25,200 रुपीज़ का अमाउंट। ये ध्यान रखना, ये 25,200 का अमाउंट है। तो 25,200 इनके केस में रेट ऑफ कमीशन कितना है जी, इनके केस में रेट ऑफ कमीशन आपका 10% है, 10% आपका। तो इनके लिए हमारा रेशियो क्या बनेगा, 100 माइनस आपका 10, तो यहाँ कितना हो गया, 90 का अमाउंट।
इनका जो अमाउंट है वो 90 के बराबर है, तो 90 से हमने डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जरा बताओ 25,200 को अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं और 10 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 2800। पॉजिटिव है क्योंकि इनका प्रॉफिट है। तो मेरे बच्चे 2800 ये अमाउंट बन गया एंड 3000 इन दोनों में से हायर अमाउंट मिलेगा क्योंकि गारंटी कम से कम 3000 तो आपको कमीशन दिया ही जाएगा। तो इनको भी कितना मिल गया 3000 का अमाउंट, ठीक है ना। यानी कि इन प्रॉफिट को निकालते समय हमने इनका 3000 माइनस किया था, जिसको हम एड बैक कर रहे हैं टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। अब आ जाइए रिपेयर्स का मेरे बच्चे 36,000 का प्रॉफिट बता रहा है। इनका भी जो 36,000 है वो 90 के बराबर है क्योंकि यहाँ पे रेट 10% है, तो 10 कितना, ये 4000 का अमाउंट आ गया। 4000 आपका रेट के मुताबिक 3000 आपका मिनिमम है, तो हम क्या देंगे उनको 4000, यानी कि उनका 4000 हो गया। ये अमाउंट हमने इस ऊपर में दिए हुए प्रॉफिट को निकालते समय हमने माइनस कर दिया था। तो मेरे बच्चे उन सबको हमने क्या किया जी, यहाँ पे एड बैक किया और चेक किया कि अब इनका प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन कितना निकल के आता है। तो 19,000 आपका माइनस और प्लस आपका 3000, तो कितना हो गया -16,000, है ना। -19,000 था लॉस, 3000 उसमें हमने प्लस किया, तो -19 प्लस 3000 कितना हो जाएगा आपका -16,000 करेक्ट प्रॉफिट इनका। उसी तरीके से 25,2 प्लस 3 कितना हो गया 28,2, इनका कितना हो गया जी 40,000। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया बच्चे, जो मैनेजर्स कमीशन गलत निकाला हुआ अमाउंट जो हम लोगों ने वहाँ पे आपका माइनस कर दिया था, उसको हमने क्या किया ऐड करके हमने प्रॉफिट बिफोर मैनेजर रेम्युनरेशन निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि इस प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो अनरियलाइज प्रॉफिट को अभी तक माइनस नहीं किया गया है, तो हम वो अनरियलाइज प्रॉफिट पता कर लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे जी यहाँ पे लेस कर देंगे। ये जो कंप्यूटेशन आपका है उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे आपके पास आ गए वर्किंग नोट्स नंबर 1 के पास, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं काम करूँ क्या, मैं ना यहाँ पे 3 कॉलम बना देता हूँ एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने क्लास में किया था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भी चल जाएगा। पहला डिपार्टमेंट कौन सा था, स्पेयर सर्विस एंड रिपेयर्स। तो पहला हो गया आपका स्पेयर्स, ये हो गया स्पेयर्स, दूसरा सर्विस एंड रिपेयर्स, और इसको मैं मिटा देता हूं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लिख लीजिए आप भी, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट included in कैलकुलेटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया उसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिला हुआ है जिसको कि हमें माइनस करना, उसको कंप्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे बच्चे आपको देखना होगा इस टेबल में कि ये देखिए आप यहाँ इस टेबल में कि जो आपका गुड्स की ट्रांसफरिंग है ना, जो गुड्स की ट्रांसफरिंग है वो देखो आप यहाँ पे, एक तो इनके पास कोई ट्रांसफरिंग नहीं हुआ है ना, हुआ किसके पास, सर्विस के पास। तो सर्विस डिपार्टमेंट में 10,500 कहाँ से आया है, स्पेयर से। तो ट्रांसफर फ्रॉम स्पेयर्स है ना, ट्रांसफर कहाँ से हुआ है, स्पेयर से आपका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर फ्रॉम स्पेयर, और सर्विस के पास वो अमाउंट कितना है 10,500 रुपीज़ का अमाउंट, 10,500 रुपये। तो इस 10,500 जो स्पेयर्स ने सर्विस को ट्रांसफर किया था उसमें स्पेयर्स ने कितना प्रॉफिट माना हुआ है, तो 5% का रेट था मेरे बच्चे, 5% का रेट। याद है ना कि अगर कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट अगर हमारा 100 होता है तो ट्रांसफर करते समय लोड हम यहाँ पे कितने ऐड करते हैं 5, यानी कि हमारा जो लोडेड प्राइस जिस प्राइस पे हमने ट्रांसफर किया होगा वो लोडेड प्राइस यहाँ पे कितना आपका हो गया 105, ये रहा होगा, बोलो हाँ ये सर। तो ये जो स्पेयर्स ने सर्विस को 10,500 का गुड्स दिया था वो आपका लोडेड प्राइस है। लोडेड प्राइस मतलब क्या, 105 के बराबर। तो जिसके बराबर हम उससे डिवाइड कर रहे हैं और हमें क्या पता करना है, वो लोड यानी कि वो अनरियलाइज प्रॉफिट। तो हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट कितना आ गया 500 रुपीज़ का अमाउंट कितना आ गया 500, है ना। तो जो गुड्स स्पेयर्स ने सर्विस को दिया था बच्चे उसमें स्पेयर्स ने प्रॉफिट माना हुआ है, जिसने ट्रांसफर किया उसने प्रॉफिट माना हुआ है, कितना माना हुआ है अपने 500 रुपीज़ का अमाउंट। और फिर जो स्पेयर्स ने रिपेयर्स को दिया था वो कितने का था, ये देखिए आप यहाँ पे स्पेयर्स ने जो स्पेयर्स से जो रिपेयर्स के पास पड़ा हुआ है, ये देखिए 21 फ्रॉम स्पेयर्स,
तो स्पेयर से जब आपके पास रिपेयर्स के पास आया था तो कितना मार्जिन ऐड करके आपका 10% ऐड करके, देख रहे हो आप यहाँ पे स्पेयर रिपेयर कितना मार्जिन था 10%। तो हमने क्या बोला कि भैया वो जो 2100 रुपीज़ का आपका ये गुड्स है, ये 2100 रुपीज़, उसके लिए कॉस्ट अगर 100 है तो लोड कितना है 10, तो लोडेड प्राइस कितना हो गया 110 आपका। ये कोइंसिडेंस है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वही रेट आपका कमीशन का भी है, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला, ये जो 2100 का अमाउंट है वो 110 के बराबर है, उससे डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 191। यानी कि मेरे बच्चे स्पेयर्स ने जो सर्विस को ट्रांसफर किया है उसमें स्पेयर्स ने प्रॉफिट कितना माना हुआ है 500, स्पेयर्स ने माना हुआ है, जो कि प्रॉफिट अभी तक हमने कमाया नहीं। और जो स्पेयर्स ने रिपेयर को दिया था उसमें 191 प्रॉफिट किसने माना हुआ है, स्पेयर्स ने। तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट स्पेयर्स ने कितना माना हुआ है 691। तो ये 691 का अमाउंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो माइनस करेंगे, और जिसने प्रॉफिट माना है किसने जी, स्पेयर्स ने, तो स्पेयर्स में से हमने माइनस कर दिया। सर्विस में कुछ है नहीं मेरे बच्चे, सर्विस के पास कुछ नहीं है, अब आ जाइए रिपेयर्स के पास, क्योंकि अगला ट्रांसफरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपेयर्स ने किया था। ये देखिए आप यहाँ पे है ना रिपेयर्स, यहाँ कहता है कि सर्विस के पास 22,000 के जो स्टॉक पड़े हुए हैं वो कहाँ से हैं, रिपेयर से। तो रिपेयर्स ने ट्रांसफर किया सर्विस को, रिपेयर्स ने ट्रांसफर किया सर्विस को, यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम रिपेयर्स और किसको जी, सर्विस डिपार्टमेंट के पास। ये देखो 22,000, अगेन ये भी 110 के बराबर, तो 10 कितना 2000 का अमाउंट आ गया। ये 2000 का प्रॉफिट किसने माना है, जिसने गुड्स ट्रांसफर किया है, मतलब रिपेयर्स ने। तो रिपेयर्स के अकाउंट से हम क्या करेंगे, वो 2000 माइनस कर देंगे। ये देखिए हमने क्या किया, वो 2000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ पे आपका माइनस हुआ 691 और यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ माइनस लगा हुआ कितना जी 2000, क्योंकि हम दोनों में क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं आपका। अब देखो ना, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा बच्चे, जो आपका विदाउट आफ्टर कंसिडरिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो कितना निकल के आ गया। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे 16,000 का अमाउंट था यहाँ पे, उसको प्लस माइनस करके माइनस 691 और करना है, तो माइनस 16 में माइनस 691 और करना है, तो टोटल माइनस कितना हो गया 16,691, यानी कि इनके अकाउंट में इतना लॉस दिख रहा है। दूसरे वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनराइज नहीं है, तो उतने अमाउंट दिखा। और तीसरे वाले में 40 में 2000 माइनस किया तो कितना आ गया 38,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। अब मेरे बच्चे ये वो आपका करेक्ट प्रॉफिट है, ये आपका क्या निकल के आया जी, करेक्ट प्रॉफिट, जिसपे कि हमें ये बिफोर, ये हो गया बिफोर आपका कमीशन, जिसपे कि हमें क्या करना है, कमीशन देना है मैनेजर्स को। तो इसी अमाउंट पे हम क्या करेंगे, मैनेजर्स को कमीशन देंगे। स्पेयर्स को कितना जी, ये 6,691 माइनस का 5% या फिर 3,000 विच एवर इज हायर, तो 3 बड़ा दिख रहा है, हम उसको 3 दे दिए। इनको क्या करेंगे, इस 28,200 का 10% या फिर 3,000 विच एवर इज हायर, तो कितना हो गया 3,000 का अमाउंट। और इनका 38,000 का 10% या 3,000 विच एवर इज हायर, तो कितना हो गया आपका 3,800। इसको इतना अमाउंट हम क्या करेंगे जी, तीनों में से हम कमीशन माइनस करेंगे और फिर जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जी, मैनेजर्स कमीशन निकालो कितना होगा, और दूसरा करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, तो वो निकाल चुके हैं। जब भी डिपार्टमेंटल ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैनेजर्स कमीशन निकालने के बारे में आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका भी रिवीजन करा दिया, ठीक है ना। तो जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ करा दिया बच्चे। अब हम आएंगे थ्योरी के अंदर में, अब हम आएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट में। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में कुछ थ्योरी है, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन थ्योरी को देखने के पहले एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से मेरी सुन लेना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। पता है अभी 2 अटेम्प्ट पहले, नहीं 2 नहीं, एक ही अटेम्प्ट हुआ ना, पिछला आपका गया था अटेम्प्ट, उसके पहले वाला। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो काम खत्म हो गया, आपने इसका भी रिवीजन कर लिया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में इसको किए हुए हैं। मेरा काम यहाँ पे समझाना नहीं है, रिवाइज कराना, ताकि दिमाग में सारी बातें बैठ गए। मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, कान खोल के मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो मैं एक पेज ले लेता हूँ, है ना, एक पेज ले लेता हूँ, पहले मैं आपको समझा दूँ और उसके बाद हम कुछ बात करते हैं, सुनेंगे। पता है जब भी हम कंटेंट रेशियो निकालते हैं, कंटेंट रेशियो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, रिवीजन के टाइम पे भी मैंने आपको दिखाया। तो कंटेंट रेशियो में क्या होता है, हम लेते हैं कि आपका टोटल कॉस्ट
ऑफ, मान लो डिपार्टमेंट वाई का टोटल कॉस्ट है, उसमें इंटर ट्रांसफर आपका जो हुआ है, इंटर ट्रांसफर फ्रॉम किसका जी, पिछले वाले डिपार्टमेंट से, मान लो उसका नाम एक से, यही लेते बच्चे, लेते हैं ना, ये सर। जब हम टोटल कॉस्ट यहाँ पे लेते हैं तो इस टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमने कहा कि टोटल कॉस्ट लेते समय जो इनका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट जो डिपार्टमेंट वाई का होगा कुछ इस तरीके का, उनका ओपनिंग स्टॉक है ना, उनका परचेजेज, मान लो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज जिसका नाम है वेजेज आपका, यहाँ पे सेल्स आपके है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या जी, क्लोजिंग स्टॉक आपका, ठीक है ना। तो देखो हमने आपको ये बताया हुआ है कि आप जब भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई लेते हैं तो टोटल कॉस्ट में मेरे बच्चे हम एक तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते हैं, आप इस बात को जानते हैं, ये सर। हम लोग क्या लेते हैं, परचेजेज लेते हैं, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, परचेजेज लेते हैं, इनका परचेजेज लेते हैं। अच्छा मान लो यहाँ पे कोई आपका इंटर ट्रांसफ़र भी इनके पास हुआ है, इंटर ट्रांसफ़र भी हुआ है पिछले वाले डिपार्टमेंट से आपका, तो परचेज लेते हैं, प्लस हम क्या करते हैं जी, वेजेज लेते हैं, वेजेज और प्लस आपका लेते हैं इंटर ट्रांसफ़र लेते हैं ना, मतलब जो भी इनके पास टोटल कॉस्ट लगा है वो नीचे में लेते हैं, और ऊपर में क्या, इंटर ट्रांसफ़र यानी कि इसकी वैल्यू को हम लेते हैं, और आपका कंटेंट रेशियो निकल के आ जाता है। यही पढ़ा हमने, ये सर। पता बच्चे, एक अटेम्प्ट गैप छोड़कर जो पिछला अटेम्प्ट था, तो हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बनाया एग्जाम में, उस एग्जाम के क्वेश्चन में उन्होंने साफ शब्दों में मेंशन किया था कि व्हाइल कैलकुलेटिंग कंटेंट रेशियो, जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट लेंगे तो दिस वेजेज शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट आपका टोटल कॉस्ट। उन्होंने बहुत ही क्लियर कट इस बात को मेंशन किया था। तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आ गया और आपको कंटेंट रेशियो निकालना है, तो मेरे बच्चे कंटेंट रेशियो निकालते समय सारे खर्चे हम उसके लेते हैं जैसे हम पढ़ाई किए हैं, रिवाइज किए, एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन साफ बोल देगा कि नहीं जी टोटल कॉस्ट लेते समय उसमें जो वेजेज है या कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस कह दे कि ट्रेडिंग में और भी कोई खर्चे, तो हम सिर्फ गुड्स के कॉस्ट लेंगे, हम वेजेज या कोई और दूसरा एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप उनकी बात को रिस्पेक्ट देना। जब वो खुद मेंशन कर देंगे तो फिर क्या करना जी, उस केस में वेजेज को छोड़ के बाकी जो कंटेंट रेशियो में आप चीज़ें लेते हो उसी के थ्रू आगे बढ़ जाना। इसलिए क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट बता दिया। हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में भी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है जहां पे कंटेंट रेशियो को निकालते समय वो वेजेज को कंसीडर नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे कोई लॉजिक नहीं है उसका, है ना। क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, जब हम कंटेंट टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वेजेज भी हमारा वो टोटल कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स का ही पार्ट होगा, वो लिया जाता है, हमेशा लिया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें कंटेंट रेशियो निकालना है और उसमें क्वेश्चन ने आपको साफ मेंशन कर दिया कि कंटेंट रेशियो को निकालते समय ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो या उनका कोई एक पार्ट जिसका नाम ले लिया वो कंसीडर मत करना, तो आप क्या करना, टोटल कॉस्ट में उसको छोड़ के बाकी जो पढ़े हो उस तरीके से आप ले लेना, ठीक है ना बच्चे, और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आपके दिमाग में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। चलिए अब मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करेंगे आपका कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरी जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है और एग्जाम में शायद वो क्वेश्चन आ जाए तो 4-6 नंबर का बन जाएगा। तो उन इम्पोर्टेंट थ्योरी की हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी शुरुआत करते हैं, ठीक है ना बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट में थ्योरी के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं तो क्या बन सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट और ब्रांच में भैया आप डिफरेंस बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब बच्चा जनरली इसको पढ़ के जाता ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अ सेगमेंट, पढ़ेंगे मेरे साथ यहाँ पे, अ सेगमेंट और यूनिट इनटू विच एंटिटी इज रैशनली डिवाइडेड। एंटिटी का रैशनली मतलब एंटिटी को डिवाइड करने का मतलब क्या कि भैया ये स्टील डिपार्टमेंट है, ये मोटर्स डिपार्टमेंट है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये क्या जो आपने प्रॉपर डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। लेकिन ब्रांच क्या है जी, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेज। ब्रांच क्या होता है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े कंपनी के अगर आपका जो कुछ अलग अलग आपने ऑफिसेज खोले हैं, बिजनेस का जगह खोला तो उसको हम ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांच जैसे अब टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के कई सारे ब्रांच हो सकते हैं, बट टाटा मोटर्स का डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकते ना।
टाटा के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, स्टील मोटर्स आपका, उनके बारे में बात कर रहा है। पर्पस, डिपार्टमेंट का पर्पस क्या है? इन्हेंसमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कंट्रोल हो, अलग मैनेजमेंट, अलग उनका वर्किंग हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी। डिफरेंट ब्रांच से, डिफरेंट जगह से सेल्स को बढ़ाना इनका मेन मोटिव होता है। लोकेशन, जनरली डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेपरेटेड जियोग्राफिकली। डिपार्टमेंट आपका जो होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते जियोग्राफिकली, ब्रांचेज होते हैं। ब्रांच हमारा ईस्ट का ब्रांच है, हमारा नॉर्थ का ब्रांच है, हमारा वेस्ट का ब्रांच है, ये होते हैं आपका इंटर रिलेशन। डिपार्टमेंट कैन नेवर हैव ए ब्रांच ऑफ इट्स ओन। डिपार्टमेंट का अपना ब्रांच नहीं हो सकता, कंपनी का होता है, लेकिन ब्रांच में कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस डिपार्टमेंट। एक ब्रांच के कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब टाटा का एक डिपार्टमेंट मान लो, टाटा इंडस्ट्री का एक आपका अमेरिका में काम कर रहा है, तो अमेरिका में उसका मोटर्स डिपार्टमेंट कितना, अमेरिका में आपका क्या बोलते हैं स्टील डिपार्टमेंट कितना, उनके कई सारे ब्रांचेज हो सकते हैं। तो ये चार आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन, आप उसको देख लेंगे। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मेरे बच्चे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से मैंने लिया, इसको आप देख लेंगे जरूर। फिर भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डिपार्टमेंट वाइज, करते ना यहाँ पे। ऑल एक्सपेंसेस इनकम आर रिकॉग्नाइज सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट। फीचर्स में तो जो अभी करते आ रहे हैं हम लोग वही बताएंगे। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाटा डिपार्टमेंट्स कितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कीजिए। मोटर्स डिपार्टमेंट कितना कमा रहा, मतलब टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, ये आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम आपका होता है। ईच डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, वही हो गया फॉर आपका प्रॉफिट। बोथ एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्ड करते हैं, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, अभी दिखाया। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरनल स्टेक होल्डर ऑफ द एंटिटी। जो स्टेक होल्डर होते हैं आपके इंटरनल, मतलब कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन होता है मेनली। ये बाहर नहीं, इसको हम पब्लिश नहीं करते हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स द ड्राफ्टिंग ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, इसमें हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट द एनालिटिकल आइडिया अबाउट द अफेयर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कैसे कैसे काम करे उसको पता करना। एज सर्टन द ट्रू ऑपरेटिंग रिजल्ट एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस को पता करना। कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा ऑपरेट कर रहा है, कौन सा नहीं। एंड प्रोवाइड डेटा इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी, इससे डिसीजन लेने में आगे में आपको हेल्प करेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए, चाहे बेनिफिट्स बोल दे तो आपको ये सब लिखना है आपको। और इस तरीके से मेरे बच्चे हमने क्या किया, डिपार्टमेंटल अकाउंट के चैप्टर का रिवीजन हमने प्रॉपर तरीके से एंड किया, ठीक है ना। एक बात फिर से मैं बोल दूं जाते जाते कि आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो अभी के अभी इसी के बाद यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए। एंड पॉज करने के बाद आपने क्या करना है कि आप अगर पूरे कॉन्टिन्यूस इसको देख रहे हैं तो पूरा कॉन्टिन्यूस मैराथन खत्म करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि अपना जाके वो बुक्स को रजिस्टर जो आपने बनाया उसको पलटे, एक एक क्वेश्चन को आप देखें। देखना जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन आपका पूरा नहीं हो सकता जब तक कि क्लास में जो आपने जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उनके सभी को आपके आँख के पास से ना गुजरे। अगर एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं तब तो खत्म और एक बार पेज पलट लो। अगर एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे हो तो आप क्या करना कि चाहो तो हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में रिवीजन के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी।